बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबडी। एक और सुबह की तमाम फैमिली से पूछेंगे क्या हाल चाल है बादशाहो। एक दिन गुजर चुका है, आज है दिन मंगल का, दूसरा दिन आ गया है हफ्ते का और यकीनन आप रवा दवा होंगे अपने ऑफिस के लिए। कुछ लोग जो है वो थोड़ा लेट हो गए होंगे और कह रहे होंगे जल्दी जल्दी चाय का कप पिया होगा, जल्दी जल्दी जो है थोड़ा सा पराठा तोड़ लिया होगा या रोटी तोड़ ली होगी। यकीनन आप जाएं अपने ऑफिस, लेकिन अपना नाश्ता पूरा मुकम्मल करके जाएं, क्योंकि ये पहला मील ज़िंदगी का और लाइफ का और दिन का बहुत ज़रूरी होता है। मुझे कहते हैं हुमायूं ज़ेब अब्बासी और मेरे साथ मौजूद हैं हलीमा जुल्फ़िकार। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपनी रूटीन में मगन होंगे। हमेशा मंडे के दिन मैं कहती हूँ कि मंडे इज़ अ ब्लेसिंग हुमायूं, क्योंकि अगर मंडे ना हो तो फिर हमें किसी भी चीज़ का उस तरह से मज़ा नहीं आएगा। लेकिन आज मैं सोच रही थी इस बारे में थोड़ी डिटेल बात करें कि बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द ऐसे होते हैं। कोविड के बाद हमने ये चीज़ ज़्यादा देखनी शुरू की कि लोग एक दिन ऑफिस जाते हैं और उन्हें कहा जाता है कि आपकी सर्विसेज जो हैं वो अब रिक्वायर्ड नहीं हैं, या उन्हें एक अल्टीमेटम दे दिया जाता है कि आपकी सर्विसेज इस दिन के बाद से हमें रिक्वायर्ड नहीं होंगी। तो उन लोगों से ज़रा जाकर पूछें कि उनकी रूटीन को वो कितना मिस करते हैं, या वो उनको सारी चीज़ें कितनी याद आती हैं, या उनको उस वक्त कितना सेट बैक लगता है कि उन्हें ही कह दिया जाता है कि भाई आइंदा से आप यहाँ मत आइएगा, आप अपने लिए कोई और अच्छा इंतज़ाम कर लें। आप अगर खुशी खुशी एक जॉब छोड़ कर दूसरी जॉब की तरफ जाते हैं, अपना रेजिग्नेशन देते हैं, तो वो एक बिल्कुल अलग बात होती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि आपको बुला के या तो ये कहा जाता है या फिर ये कहा जाता है कि यू आर फायर्ड। तो उन लोगों से पूछना चाहिए कि वो कितनी कुछ सुना था आपने ऐसे कि किसी जगह आपने काम किया वहाँ से होता था? नहीं, किसी जगह काम किया तो नहीं, लेकिन मैं सोच रही थी कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे। ऐसे बड़ा दिल, ये आप जो जुमले बोल रही हैं ना, ये मतलब सुनने में आसान है, लेकिन ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए पूरा जो उसका ब्रेड एंड बटर है, उसका सारा जो घर का खर्चा है, सारा कुछ है, वो उसी से निकलता है। अच्छा, एक बात आज मैंने कहा था, आपने बात बड़ी खूबसूरत की, उसके साथ एक और दूसरी बात मैं करूँ आपको। हमें मेरे ख्याल में हमारी ऑडियंस को आवाज़ नहीं आती, अगर हम बिल्कुल खामोश हो जाएं मैं और हलीमा, तो एक पानी की आबशार की आवाज़ जो है वो आपको आती रहेगी। एक आबशार जो है वो अगर आप देख सकते हैं हमारे बिल्कुल पीछे, वो वहाँ पर जो है ना उसकी बड़े मज़े की जो फुवार है ना, उसकी मज़े की आवाज़ आती रहती है। अब आपको नजर आएगा। अब हम कैंप 2 पर आए हैं। हाँ, कैंप 2 पर मेरे और हुमायूं के एग्जैक्ट बीच में आपको नजर आ रहा है कि ये एक आबशार है। इसकी इतनी खूबसूरत आवाज़ है। इसी से रिलेटेड बात करूँ, आज भी दही इलाकों में बहुत दूर दराज से लोग पानी लेकर आते हैं। मैंने आपको ये बात बताई थी कि मेरी वालदा जब गाँव जाती है तो 1, 2, 3 गागरें जो है वो अपने सर पे रख के और बगैर हाथ लगाए, मेरी अम्मा बगैर हाथ लगाए वो चलकर पहाड़ी चल रही होती हैं, ठीक है। और हालांकि वो तो सारी जिंदगी शहर में रही हैं, लेकिन यकीनन बहुत दूर से पानी लाना होता है कि साफ पानी वहाँ पे मुहैया नहीं होता। पानी का इस्तेमाल आपने बहुत एहतियात से करना है प्यारे बच्चों। टूथब्रश करते हुए आपने पानी को खुला नहीं छोड़ते रहना। आपने जब भी कभी बर्तन धोने हैं तो आपने पानी को ज़्यादा देर तक नहीं खोलना। जब आप फर्श धोते हैं तो हम क्या करते हैं, बाल्टियों की बाल्टियाँ गिरा देते हैं। वही थोड़ा सा पानी लेकर अगर आप आगे लेकर जाते जाएँ झाड़ू के साथ तो साफ़ हो जाता है। अपनी काम वालियों को, जो आपका स्टाफ है, उनसे भी कहें कि पानी का जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि बारिशें अभी नहीं हो रही और बारिशों की भी कमी है। वाले तो जो है ना वो बहुत बाद में आते हैं। मुझे लगता है कि पहले ये चीज़ें सारी हमें सीखने की ज़रूरत है। अगर हम लोगों को इन चीज़ों की कदर होगी ना, जिनके घरों में कदर होती है, तो वहाँ पे लोग भी ज़रा एहतियात से चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। बिकॉज मेरा तो बड़ा दिल दुखता है, मैं तो पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह में भी जाती हूँ ना, तो जो लोग बिल्कुल नल खोल के अभी सोच रहे होते हैं, अभी दुपट्टा सेटिंग हो रही होती है कि अभी वजू करेंगे या सब कुछ करेंगे, तो मैं ना खुद ही से जाके उनका नल बंद कर देती हूँ, क्योंकि मुझे जो है ना वो टेंशन और डिप्रेशन ऐसा होने लग जाता है कि बहुत सारे वॉशरूम्स में वैसे हदीस नहीं लिखी होती, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसमें नाम होता है, लेकिन अक्सर जगहों पे हम लिखा हुआ देखते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि पानी जाया मत करो, चाहे तुम दरिया के किनारे क्यों ना बैठो। और हलीमा, 2 चीज़ें पानी सबसे ज़्यादा ज़ाया होता है। एक, जब आप शावर के नीचे खड़े होते हैं, शावर में पानी बहुत ज़ाया होता है, उसका एहतियात करना है। दूसरा, पता नहीं वो कब हल होगा मसला। मैंने यहाँ तक कि एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री को एक एप्लीकेशन भी दी थी, विच इज़ कि जो कार वॉश है वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है, उसका कोई नेमो बदल किया जाए। पर चले यही कर सकते हैं कि मैसेज आप तक पहुँचाए कि पानी का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो अगर आप कर रहे हैं तो उसको मिनिमाइज़ कर दिया जाए। पानी अगर पीना है 1 गिलास तो 1 गिलास डालें, अगर आधा गिलास पीना है तो आधा गिलास डालें, उसको छोड़ के ऐसे फेंके नहीं, क्योंकि पानी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अपने पास उसको किसी चीज़ से
ढक के अपने पास रख लें और जब दोबारा से आपको प्यास लगे तो वही पानी इस्तेमाल कर लेंगे। उसके अंदर थोड़ा ठंडा पानी डाल के कुछ भी मतलब उसका कोई ऑल्टरनेटिव निकालें, ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल ज़ाया हो जाए। ज़ाया होगा तो मुझे तो बस इस चीज़ से डर लगता है कि जब हिसाब होगा इन सारी चीज़ों का तो बहुत मुश्किल हिसाब होगा। तो इसलिए थोड़ा सा जो है ना अपनी चीज़ों को सोचें, सोच समझ की चीज़ें किया करें। न्यूज़ की तरफ चलते हैं। जब भी हम आप लोगों को इस तरह का कोई पब्लिक सर्विस मैसेज देते हैं तो वो तो थोड़ा गमगीन होता है, लेकिन न्यूज़ हमेशा हम अच्छी लेके आते हैं। न्यूज़ जो पहली न्यूज़ है वो पाकिस्तान के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त है। पाकिस्तान में एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत अरसे से काम कर रही है लोगों की फलाह व बहबूद के लिए, उनकी हेल्प के लिए। ईद ही के बाद जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो जब हमारे जहन में आती है तो उनमें एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है जी अक़ुव्वत फाउंडेशन। वो हमारे जहन में हमेशा आती है जब भी हम ह्यूमैनिटी की बात करते हैं पाकिस्तान में। और उसके जो फाउंडर हैं जी डॉक्टर अमजद, उनका नाम है डॉक्टर अमजद साकिब उनका नाम है, और उनको जी इस दफ़ा ग्लोबल मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। बहुत ही ज़बरदस्त एक तकरीब जो है वो मुनक्किद की गई। ग्लोबल मैन ऑफ द ईयर, ग्लोबल मैन ऑफ द डेकेड का बल्कि उनको अवार्ड दिया गया है। और डेकेड आपको पता है कि 10 साल पर मुश्तमिल एक अरसा होता है जिसको डेकेड कहा जाता है, और उसका अवार्ड इन्हें दिया गया है कि 10 साल के जो बेहतरीन इंसान हैं वो ये हैं। इसका अवार्ड इनको इसीलिए दिया गया है क्योंकि वो हमेशा से ह्यूमैनिटी के हवाले से इतना काम करते आए हैं कि अब पाकिस्तान में या बल्कि पूरी दुनिया में अगर कहा जाए तो बहुत कम लोग इस तरह के रह गए हैं जो ह्यूमैनिटी के लिए इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं। अक़ुव्वत फाउंडेशन ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ जहाँ पे फ्लड्स आते हैं, जहाँ पे सुनामीज़ आते हैं, जहाँ पे और अर्थक्वेक्स आते हैं, जहाँ पे और बहुत ज़्यादा इस तरह की आफात आती हैं, उस तरह के कंट्रीज़ में भी जाकर अक़ुव्वत फाउंडेशन काम करता है। इनको तो जी अवार्ड मिला है मर्दों की कैटेगरी में, और एक और ख़ातून है जिन्हें अवार्ड मिला है औरतों की कैटेगरी में, उनको भी वुमेन ऑफ द डेकेड का अवार्ड मिला है। हुमा फ़खर के नाम से मशहूर हैं और ये भी इंसानियत के लिए काम करती हैं। इनकी जितने भी काम हैं उनको पजीराई देने के लिए, उनको सराहने के लिए ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। और लोगों को भी कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इन अवार्ड्स के बाद पता लगता है कि ये भी शख्सियात मौजूद हैं, तो थोड़ा सा इनके बारे में सर्च करें। और सर्च करने का मैं इसलिए कह रही हूँ ताकि हमें भी थोड़ा सा हो के यार जब ये लोग इतना काम कर रहे हैं तो हम अगर इतने लोगों के लिए काम नहीं कर सकते तो शायद किसी एक इंसान वक्त निकाल के काम कर सकते हैं। बिल्कुल, यकीनन जब किसी के लिए आप काम करते हैं तो उसकी सेटिस्फेक्शन, उसका एतमाद ही बहुत मुख्तलिफ होता है, क्योंकि आप उसकी सेटिस्फेक्शन, क्योंकि आप किसी की मदद कर रहे हैं किसी मंजिल में पहुंचने के लिए, किसी जो गोल है उनका जो इरादा है वो मुकम्मल करने के लिए, तो उसकी तसल्ली का कोई मज़ा और ही होता है। अब एक ऐसी आपको यकीनन अच्छी खबर तो नहीं है लेकिन थोड़ी सैड के साथ मैं आपको दूसरी खबर सुनाऊंगा। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी के जो बेटे हैं, जो सबसे यंगेस्ट बेटे हैं, उनकी कल डेथ हुई 7th एवेन्यू पे जो है वो इंतकाल कर गए और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रोड एक्सीडेंट हुआ, वो अपनी गाड़ी में मौजूद थे, मोटरसाइकिल सामने आया, उन्होंने ये कोशिश की कि टक्कर ना हो तो उन्होंने गाड़ी को राइट किया और गाड़ी जो है वो खंबे के साथ जा लगी और वो इंतकाल कर गए। इसको रिलेट क्यों किया मैंने, क्योंकि आज जो आपको बताने जा रहे हैं बिस्मा सोलंगी सिंध से, अल्लाह ताला सबसे पहले तो डॉक्टर तारिक फजल चौधरी के जो अहलो अयाल हैं उनको सब्र अता फरमाए और उनके बेटे हमज़ा को अल्लाह ताला दर्जात बुलंद अता फरमाए। कार एक्सीडेंट्स, रोड एक्सीडेंट्स की जो परसेंटेज है वो बढ़ती जा रही है दुनिया में, यहाँ तक पाकिस्तान में भी उसकी परसेंटेज इंक्रीज़ होती जा रही है। यहाँ तक कि लोग बार बार जो इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस है या मोटरवे पुलिस है वो बार बार आपको बताती है कि सीट बेल्ट पहनना है, आपने मोबाइल यूज़ नहीं करना, आपने रॉन्ग वे नहीं जाना, आपने किसी अगर जो मोटरसाइकिल का है उसका एक अलग रास्ता है, गाड़ियों का एक अलग रास्ता है, मोटरसाइकिल हैज़ टू रिमेन एट लेफ्ट हैंड साइड, उनको बाएं जानिब रहना होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं लेकिन हम कभी कभी इनको नज़रअंदाज कर देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोए नहीं होते सही तरह और आपको हुनूदी आती है और आपकी गाड़ी जो है वो टकरा जाती है, क्योंकि आप जा रहे होते हैं और आपको हुनूदगी आई और आपको थोड़ी सी आपकी आंख लगी और आपको नहीं पता चलता और एक्सीडेंट हो जाता है। इसी तरह बिस्मा सोलंगी सिंध से उनका ताल्लुक है। 13 साल बिस्मा सोलंगी ने एक ऐसी ग्लासेस बनाई है जिससे आपको नींद जैसे ही आएगी वो आपको ग्लासेस जो है वो अलर्ट कर देगी और आप दोबारा जाग जाएंगे।
ये डिवाइस उन्होंने बनाई तो नासा ने उनको बड़ा अप्रिशिएट किया और अचानक से उनको एक दिन सरप्राइज मिलता है और नासा की तरफ से उनको ईमेल आती है कि आप हमारे समर कैंप में आएंगी, यानी कि उनको एक और मौका मिलेगा बहुत सारी और डिवाइसेस बनाने के लिए। तो बिस्मा सोलंकी को हम ऑल द बेस्ट कहेंगे, क्योंकि बिस्मा सोलंकी जो है वो नासा यानी कि यूएस जो बेस्ड एजेंसी है उसमें जाएंगी और वहाँ पे समर कैंप अटेंड करेंगी और उनको यकीनन बहुत सारी सलाहियतें जो है वो सिखाई और भी डिवाइस पर बना सकें। अभी एंटी स्लीप ग्लासेस उन्होंने जो है वो तख्लीक की है और नासा ने उनको इस बारे में अप्रिशिएट भी किया, ना कि सिर्फ ये बल्कि जैसे मैंने जिक्र किया वो समर कैंप पे भी जाएंगी। इंशाल्लाह जी, बेस्ट ऑफ लक कहेंगे बिस्मा को हमारी तरफ से। बहुत ही ज़्यादा प्राउड मोमेंट है हम सब के लिए, ना सिर्फ उनकी फैमिली के लिए बल्कि हम सब पाकिस्तानियों के लिए भी। गेमिंग के हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे। वर्ल्ड लार्जेस्ट गेमिंग सेंटर बनने वाला है रियाद में और इसमें गेमिंग और ई स्पोर्ट्स जितनी भी स्पोर्ट्स को अब डिजिटलाइज कर दिया गया है वो सारी यहाँ पे होंगी। दुनिया का सबसे बड़ा गेमिंग स्पोर्ट्स इसे कहा जा रहा है कि यहाँ पे सबसे बड़ी तादाद में जो है वो गेमर्स आएंगे दुनिया भर से। जहाँ जहाँ पे भी गेमिंग के शौकीन लोग मौजूद हैं वो यहाँ पर आएंगे रियाद में और यहाँ पर आके गेमिंग करेंगे। यहाँ इसकी सबसे जो मुनफरिद बात है वो ये है कि इसमें जो सबसे हाईएस्ट पूल प्राइस रखा गया है वो $45 मिलियन है। यानी कि जो भी इंसान यहाँ पर आएगा और वो गेमिंग की दुनिया में इतना आगे निकल चुका होगा कि किसी को भी हराना जानता होगा और जीत जाएगा तो $45 मिलियन का प्राइज़ ही उसको दिया जाएगा। रियाद में ये फेस्टिवल हो रहा है और सऊदी अरब को कुछ ऐसे से हम जान रहे हैं इस हवाले से कि बहुत सारी न्यू चीज़ों के हवाले से सऊदी अरब बहुत आगे आ गया है और डिफरेंट चीज़ें करने की कोशिश कर रहा है। और जहाँ तक बात है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उसमें बहुत ज़्यादा पार्ट प्ले कर रहा है और ये गेमिंग जो है वो भी उसी का एक हिस्सा है। वाह जी वाह। अब गेमिंग के बारे में जब आपने बात की तो कैसे हो सकता है कि मैं उस बारे में अपनी दो इनपुट ना दूं, दो राय ना दूं। जो MBS हैं यकीनन जब से वो आए हैं सऊदी अरब का जो नक्शा है वो बदल सा गया है। बहुत सारी डेवलपमेंट्स जो है वो आप जा बजा देखते हैं। अब बात करते हैं, अब मेरे पास आजकल ऐसी न्यूज़ मुझे मिली है कि जो कि मुझे मेरा दिल थोड़ा सा दुखाती है। अगर बात की जाए टेनिस की तो ये हो नहीं सकता कि हम नोवाक योकोविच की बात ना करें, हम राफेल नडाल की बात ना करें, रॉजर फेडरर की बात ना करें। ये सारे नाम जो हैं ये यकीनन टॉप लिस्ट में आते जब भी हम टेनिस की बात करते हैं। अब एक खबर देने जा रहा हूँ जिसमें आपको हो जाएगी हैरत, क्योंकि नोवाक योकोविच जो कि माने जाने 4 साल वो डिफेंडिंग चैंपियन रहे, यानी कि 4 साल लगातार वो विंबलडन जीतते रहे। 7 बार उन्होंने वैसे जीता, बीच में जो रुकावटें आई कोई और लोग जीते, जिसमें रॉजर ने भी जीता, राफेल ने भी जीता, लेकिन नोवाक योकोविच को 4 साल कोई हरा नहीं सका। एक डेकेड तक वो जीतते आ रहे हैं। लेकिन अल्कराज जो कि 20 साल स्पेनिश टेनिस प्लेयर है, उन्होंने नोवाक योकोविच को विंबलडन में हरा दिया है। ये बात कहते हुए तो शायद आपको लग रहा होगा बहुत आसान है मेरे लिए कहना, क्योंकि मैं टेनिस बहुत शौक से देखता हूँ और मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि नोवाक योकोविच मेरे पसंदीदा खिलाड़ियों में से एक है। उन्होंने जो है वो विंबलडन जो है वो हार गए, एक उनकी बॉल जो है वो जाके नेट पे जाके लगी एंड अल्कराज जो है वो जीत गए ये विंबलडन चैंपियनशिप जो कि इंग्लैंड में हो। ना कि सिर्फ ये, आपको ये भी साथ साथ बताता चलो कि नोवाक योकोविच वो वाहिद प्लेयर है जो 36 साल की उम्र में अभी तक खेल रहे हैं। बाकी अगर आप राफेल की बात करें, आप रॉजर की बात करें, बहुत से ऐसे प्लेयर हैं जो कि रिटायर हो जाते हैं तकरीबन इस एज में, लेकिन जो नोवाक योकोविच हैं वो बरकरार खेलते जा रहे हैं। और उनके चेहरे पे जो उदासी थी जब वो विंबलडन हारे तो यकीनन वो उदासी देखने वाली नहीं थी। मुझे बहुत दुख हुआ, मेरी आंखें भी अश्कबार हो गई, क्योंकि मैं नोवाक योकोविच, रॉजर फेडरर, राफेल नडाल, इन सब की स्टोरीज़ अगर आप देखेंगे, सक्सेस स्टोरीज़ देखें तो आपको इनसे मोहब्बत हो जाएगी। आप कहेंगे यार ये असल में प्लेयर्स होते हैं। तो अल्करेज को यकीनन मुबारकबाद देंगे जो कि पहले भी US ओपन जीत चुके हैं और उनकी वाह तब से शुरू हो गई थी जब उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियनशिप जीतते हुए वो उनकी इंजरी हो गई थी और फिर नोवाक योकोविच को जो है जीत उनको मिल गई थी और इंजरी होने की वजह से अल्करेज जो है वो वॉकआउट कर गए थे और ख़त्म हो गया। लेकिन फिर भी अल्करेज की जो वाह थी वो होती रही कि एक ऐसा प्लेयर है जो इन सारे जो डेकेड पुराने प्लेयर्स हैं उनकी जगह अपना नाम सर-ए-फ़हरिस्त लिखता जा रहा है। स्पेनिश प्लेयर 20 साल अल्करेज यकीनन मुझे लगता है रॉजर फेडरर, राफेल नडाल और नोवाक योकोविच के साथ साथ बराबर कहीं ना कहीं खड़े हो जाएंगे।
यकीनी तौर पे जो लोग टेनिस को देखते रहते हैं उनको ये बात पता है कि जिस तरह से वो अपनी कामयाबियां समेटते जा रहे हैं, एक टाइम आएगा जब लोग उन बड़े प्लेयर्स की फहरिस्त में इनको भी शामिल कर लेंगे। एक और प्लेयर की तरफ आपको लेके चलते हैं जिनको फुटबॉल की दुनिया से तमाम लोग जानते हैं। मेसी के बारे में बात कर रही हूँ। मियामी में जी उनका इस्तकबाल किया गया, वहाँ का एक क्लब है जो मेसी ने ज्वाइन कर लिया है, नंबर 10 है उनका। और नंबर 10 के हवाले से हमेशा ये बात जानी मानी जाती है कि जिन प्लेयर्स की शर्ट का नंबर 10 होता है वो बहुत कामयाब प्लेयर्स बनते हैं। आफरीदी, शाहिद आफरीदी जो है पाकिस्तान के, उनकी शर्ट का नंबर भी जी 10 नंबर है। और उसके बाद अब अच्छा, अगर आप एवरेज स्कोर देखें ना, शाहिद आफरीदी का कोई एवरेज स्कोर अगर आप उनकी वो देखें, वो 30 बनाते हैं, वो पेविलियन वापस लौट जाते हैं। लेकिन लाला को अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी है कि लाला लाला आपको हर जगह होते हैं कि वो आते हैं और छा जाते हैं तकरीबन 1.5-2 मिनट के लिए। बिल्कुल सही कहा है। और जब तक लाला नहीं आए हुए होते ना, कहीं ना कहीं उम्मीद होती थी कि हाँ जी लाला आएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको लगता है शाहीन आफरीदी लाला की जगह लेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता। नहीं, मुझे नहीं लगता। वैसे वो अभी जो है वो रैंकिंग में आ रहे हैं, बिल्कुल रैंकिंग में आ रहे हैं, बहुत अच्छी ओडीआई में भी आ रहे हैं और T20 लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो उनका नंबर ले सकते हैं। अच्छा जी, हम थोड़ा सा मेसी पे वापस आते हैं। मेसी के हवाले से बात हो रही है। मियामी का एक क्लब उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। क्लब ज्वाइन करने की जो तकरीब थी उससे पहले बहुत ही ज़्यादा गरज चमक के साथ बारिश हुई और क्लब में तकरीबन 20,000 लोगों के बैठने की जगह है और खचाखच क्लब जो है वो भरा हुआ था। हालांकि वहाँ पे जो इंतजामिया थी वो सोच रही थी कि शायद लोग यहाँ पर अब इस गरज चमक की बारिश के बाद ना आए। क्लब के जो दोनों क्या कहना चाहिए मालकान है, एक उसके शरीक मालिक है और के मालिक हैं, उन्होंने तकरीब का आगाज़ किया। डेविड बेकहम के हवाले से बात कर रही हूँ। क्लब के शरीक मालिक हैं और उन्होंने तकरीब का आगाज़ करते हुए कहा कि ख्वाब की ताबीर अगर कहा जाए कि हो रही है तो ये गलत नहीं होगा। एक ख्वाब देखा था हमने कि एक दिन जी मेसी यहाँ पर आएंगे और आप लोगों के साथ बात करेंगे और आज वो ख्वाब की ताबीर हो गई है। और जो दूसरे क्लब के मालिक हैं जॉर्ज मास उनका नाम है और उनका ये कहना था कि ये जो दिन है ये आज का इस क्लब के लिए सबसे बड़ा दिन है। और मेसी को उन्होंने अमेरिका का नंबर 10 कहकर लोगों के साथ मुतारिफ कराया कि वो जी आप लोगों से बात करने के लिए आ रहे हैं। और मेसी भी जब वहाँ पर आए तो एक जो फुटबॉल के फैंस हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा मंजर था वो देखने के लिए। आपको वैसे कौन पसंद है फुटबॉल? मैं पहले मुझे नेमार पसंद थे क्योंकि बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी प्लेयर है। हाँ, बहुत अच्छे प्लेयर थे। बट अभी वो नए आए थे, मुझे उनका नाम भूल गया। वो उनका मैं पता नहीं, वो हमेशा उनका नाम स्किप हो जाता है। ही इज फ्रॉम अफ्रीका आई थिंक, मबाबे। यार वो मुझे बहुत पसंद है। वो यंग है, एनर्जेटिक एंड आई लव हिम। बट उससे पहले मुझे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नॉट एज अ फुटबॉलर बट एज अ पर्सनालिटी, मुझे बहुत पसंद थी। बड़ी इंस्पायरिंग और एक वाइब है उनके अंदर। बहुत लोग जी उनको इसी वजह से पसंद करते हैं क्योंकि एज अ पर्सन रोनाल्डो जो है वो बहुत सारे लोगों को पसंद है। और उन्होंने ब्रेक ले लिया। हाँ, यहाँ पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे प्यारे से गेस्ट। आप लोगों ने कहीं जाना हमारे साथ। गुड मॉर्निंग। जी वेलकम बैक टू द शो। काफ़ी दफ़ा हम लोग जब बात करते हैं लिटरेचर के हवाले से हुमायूं, तो हमारे दिमाग में जो शख्सियात आती हैं वो जनरली काफ़ी एजड होती हैं। हम लोग जब भी लिटरेचर के बारे में सोचते हैं तो हमारे जहन में आता है कि किताब का शौक ना बड़ा लेट पैदा होता है। बिल्कुल लेट पैदा होता है। और जो इसमें अरूज हासिल करते हैं, जो बुक्स के ऑथर बन जाते हैं या इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो काफ़ी लेट एजेस में होना शुरू होती हैं। तो हम जब भी ये सोचते हैं तो कोई 50+ इस तरह की शख्सियात जो है वो हमारे जहनों में आती है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हैरान कर देते हैं हमें भी और अपने वालिदैन को भी और पूरे पाकिस्तान को, क्योंकि वो ये शौक़ अपने अंदर इतना जल्दी डेवलप कर लेते हैं। आज इसी तरह की एक शख्सियत से आपको मिलवाने वाले हैं जिनको लिटरेचर का बहुत शौक़ है। इस हवाले से अवार्ड भी हासिल कर चुकी हैं। 8 किताबें अभी तक वो लिख चुकी हैं। 8 किताबें। और जब आप उनकी उन्होंने बड़ी लिखी है, बड़ी पोएम्स लिखी हैं उन्होंने। और जब आप उनकी उम्र के बारे में सुनेंगे तो आप ना सिर्फ दंग रह जाएंगे बल्कि आपको अफसोस होगा कि हमने ऐसा कुछ और अच्छा मैं सिर्फ ऐड करूं इससे पहले आप उन तक जाएं। उन्होंने जो किताबें लिखी हैं वो 7 किताबें उन्होंने 1 साल में लिखी हैं टोटल। शी वाज आई थिंक 15 साल की, 15 साल की तकरीबन, 15 साल की, तब उन्होंने 7 किताबें लिख ली थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे साथ जी मौजूद है मरियम राना। अस्सलाम वालेकुम मरियम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग। कैसी रही सुबह आज की? मरियम की सुबह कितने बजे होती है?
डिपेंड करता है डे पे, डिपेंड करता है ईयरली भी चेंज होती है, हर मंथ भी चेंज होती है, डिपेंड भी करता है। मेरी यूनिवर्सिटी भी स्टार्ट हो गई है तो उस पे सब भी। किताब पढ़ने का कौन सा वक्त रखा हुआ? मतलब मैंने तो रखा हुआ वक्त, मतलब मैं सोने से पहले थोड़ी सी किताब पढ़ लेता होता हूँ। मुझे सुबह बड़ा मजा आता है किताब पढ़ने के लिए, खामोशी होती है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता। क्योंकि मैं इसलिए पूछ Peaceful रहा time ज़्यादा अच्छा ये लगता पूछ है। इसलिए ना हो ताकि जो भी पढ़ने वाले जो शुरू करना चाहते हैं, आपको कौन सा वक्त लगता है कि यार ये एनवायरनमेंट, ये माहौल ठीक होता है किताब पढ़ने के लिए? और वेल इसका मुताला बेसिकली मुझे जो अच्छा लगता है वो रात को लगता है। एक चीज़ होती है, एक ना रीड करते हैं बुक, एक होती है ऑडियो बुक। रात को स्पेशली बहुत अच्छी लगती है ऑडियो, जब आप ना लेटे हो सोने के लिए 1-2 घंटा आपके पास होता है, उसमें ऑडियो बुक एक अच्छी खासी ना कंप्लीट हो जाती है अगर आप कोई सुन रहे हो। तो आजकल मैं एनिमल फार्म आई वाज लिसनिंग टू द ऑडियो बुक, जो भी मेरे पास फ्री टाइम मिलता है चाहे वो अच्छा मरियम, लिखने का जो सारा है वो तो प्रोसीजर बाद में शुरू हुआ होगा, उससे पहले पढ़ने और सुनने का प्रोसीजर शुरू हुआ होगा कि किताबें पढ़ने का शौक होगा। तो ये शौक आपने कब देखा कि मेरे अंदर है, और आपके पेरेंट्स ने कब रिकग्नाइज किया इसको कि हाँ हमारी बच्ची को ये शौक है तो उसके ऊपर थोड़ी अगर मेहनत करें तो वो इसमें आगे जा सकती है? आई मीन मेरी जो असल मेहनत की थी वो मेरे टीचर्स ने की थी, क्योंकि मेरी जो इंग्लिश टीचर्स थी वो काफ़ी अच्छी थी, सपोर्टिव थी। मेरी एक इंग्लिश टीचर कहती हैं कि तुम्हारी इंग्लिश बहुत अच्छी। मेरी यूनिवर्सिटी के टीचर ने भी मेरी पूरी क्लास के आगे तारीफ़ की थी, मेरे एसेस वगैरह में पूरे मार्क्स आते थे। और आप जानते हैं यूनिवर्सिटी के टीचर्स के स्टैंडर्ड्स बहुत हाई होते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और तो मेरा जो बचपन से इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने का शौक़ था, इवन मैं उर्दू को भी करूँ, लाइक मैंने वो ट्रांसलेट करके एक पोएम ना अपनी इंग्लिश को उर्दू में करके अपनी मामा को दिखाई ना। माय मदर इज़ ड्रामा राइटर हर सेल्फ। तो उन लोगों ने जब वो देखी वो कहती है मरियम ये तो मिर्ज़ा गालिब भी कहते होंगे कहाँ से लिखी है। तो द इंग्लिश हैज़ टू बी, मेरी इंग्लिश वाज लाइक स्ट्रॉन्ग फ्रॉम द स्टार्ट। मुझे शौक़ था, मैंने जो सबसे ज़्यादा मुझे शौक़ हुआ था और ऑडियो में सुनने का, क्योंकि आप रात को लेटो और आप पूरी बुक ख़त्म कर लो कंपैरेटिवली अगर आप बुक पढ़ो। स्पेशली आपकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है, वोकेबलरी इस तरीके से इम्प्रूव होती है। अच्छा मरियम, मज़ा आता है किताब सुनने में? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब आप किताब पढ़ते मेरा हैं अगला सवाल तो उसका यही था कि कितना फर्क है पढ़ने इमेजिनेशन में और होना शुरू हो सुनने में। जाती है और आपके और बहुत सारी जो हिस्स हैं वो चलना शुरू हो जाती हैं, सेंसेस आपकी काम करना शुरू हो जाती हैं। तो ऑडियो सुनने में भी अच्छा, उसी तरह आपकी सेंसेस काम मैं करती जो हूँ ना, मरियम इससे पहले बताया, मरियम को भी बताऊँ, हलीमा बताऊँ, मुझे मैंने बताया किताब पढ़ने का बहुत शौक है। मैं अगर ऑडियो सुनूँ ना, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। मेरी अटेंशन स्पैन बहुत कम है ऑडियो सुनने के लिए, कि वो अब बोल रहा होता है और मैं स्किप कर जाता हूँ, क्योंकि मैं बहुत इमेजिनेटिव हूँ। तो इमेजिन करते हुए इतना दूर चला जाता हूँ कि उसके बाद मैं वो भूल जाता हूँ कि वो अगला पार्ट क्या कहा था। आपके साथ होता है? देखिए सबका ना कम्युनिकेशन स्टाइल होता है। कुछ लोगों को ना यही तो चीज़ होती है, तभी कुछ बच्चों की यूनिवर्सिटी में मार्क्स कम आते हैं, कुछ के बहुत अच्छे आते हैं। कुछ लोगों को ना देख के विजुलाइज करके चीज़ अच्छी समझ आती है, कुछ लोगों को बुक पढ़ के वो वर्ड्स एब्जॉर्ब करते हैं, कुछ लोग सुन के करते हैं। तो बेसिकली मैं बुक रीडिंग करती हूँ, लेकिन वो मॉर्निंग में। जब रात होती है तब मैं अपने लाइक हेडफोन्स लगाती हूँ और वो मेरे माइंड के आगे सारी पिक्चर प्ले हो रही होती है, किस तरीके से चल रहा होता है। तो वो काफ़ी अच्छा है। तो ये मैंने ऑडियो सुनना स्टार्ट की थी, बहुत मुश्किल है। जब वर्ड्स मुझे प्रोनाउंसिएशन आए ना, सबसे पहले मैं उनकी ऑडियो सुनती हूँ। जैसे ऑर्डिनरी मैन एक था क्रिस्टोफर ब्राउनिंग का, काफ़ी मुश्किल बुक है, और ये है भी वर्ल्ड वॉर की बुक, जिसमें लाइक द पुलिस मैन के ऑर्डिनरी पीपल हाउ दे बिकम नाज़ीज़ एक्सेट्रा। तो ये सब कुछ था। तो उसमें यही था कि जो उसके स्पेलिंग होते हैं, जैसे जर्मनी के सिटीज़, मैं पहले मिंच पढ़ी थी, था म्यूनिख और इस टाइप के। तो जो प्रोनाउंसिएशन है वो मेरी ऑडियो से अच्छी हुई है, और सिटीज़ के नाम या फिर डिफ़िकल्ट चीज़ें होती हैं फिर मुझे समझ आ तो रहा है। यानी कि ये बहुत सारे बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा पैगाम मरियम दे रही है। जितने भी बच्चे अभी एट द मोमेंट हमें सुन रहे हैं, या बच्चों की अम्मियाँ सुन रही हैं, अब्बू सुन रहे हैं, बहन भाई सुन रहे हैं, ऑडियो से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपकी प्रोनंसिएशन है वो बहुत ठीक होगी, आपका तलफ़ुज़ बहुत सारी चीज़ों में बेहतर होगा, और उसको बेहतर करने की ज़रूरत भी है आजकल हमें, क्योंकि बहुत सारे लोग जैसे कैरियर बोलते हैं, बहुत सारे लोग कि आपका कैरियर में क्या करना है, वर्ड कैरियर नहीं है, कंपनी को कंपनी, हाँ, इस तरह के बहुत सारे चेंजेस करियर का बड़ा कोई मेजर डिफरेंस। जैसे लोग उर्दू में ख्वाहिश बोलते हैं, वर्ड ख्वाहिश होता है, ख्वाब होता है, तो ये चीज़ें बड़ा ठीक होती है। मरियम, आपने 12 साल की उम्र में जो है पोइम्स लिखना शुरू की एक न्यूज़पेपर के लिए,
जैसे हलीमा ने आपसे शुरू में पूछा था, ये सवाल इसलिए भी हम पूछते हैं ताकि जो घर बैठे बच्चे माएँ हैं वो अपने बच्चों में सीख सकें इनकलकेट कर सकें ये आदत। किताब पढ़ना कितना ज़रूरी है आपको और आपके उन दोस्तों में कितना फ़र्क लगता है जो किताबें नहीं पढ़ते, जिन्हें किताबें पढ़ने का शौक़ नहीं है, वो ज़्यादा मोबाइल सर्फिंग पे ज़्यादा टाइम गुजारना चाहते हैं, वो टिकटॉक बनाने में ज़्यादा वक्त गुजारना चाहते हैं, किसी रोड पे सिग्नल पे खड़े हो जाएंगे, टिकटॉक बना लेंगे लेकिन किताब नहीं पढ़ेंगे। हमारी जो हम कहते हैं ना कि सोशल मीडिया ने बड़ा ख़राब कर दिया है, कैसे ख़राब कर दिया वो तो हमने खुद चुना है ना। आप भी तो उसी 21वीं सदी की लड़की हैं। कितना फ़र्क लगता है उन दोस्तों में अपने में, क्या फ़र्क है? आई थिंक खुद भी आपकी जो पर्सनल डेवलपमेंट है ना वो काफ़ी ज़्यादा लैक कर रही है। यूनिवर्सिटी से पहले मेरी जो थी माइंड थोड़ा सा डिफरेंट था। मुझे लगता था कि हर कोई सुबह उठता है, दे वर्क हार्ड और काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे इन वन वे और अनदर सोसाइटी और उनका ये गोल होगा। लेकिन ऑब्वियसली जब मैं यूनिवर्सिटी गई तो मुझे पता चला लोग बेसिक चीज़ें भी ना सीखने की ऐसा कोशिश नहीं करते। कहते हैं अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो वो उनको अब तक अपनी लिंक्डइन नहीं बनानी आ रही होती। मुझे मेरे क्लासमेट्स या फिर बाकी बच्चे स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के कॉल कर रहे होते हैं लिंक्डइन कैसे बनाते हैं, गूगल पे चीज़ें कैसे सर्च करते हैं। आई मीन हम एक क्लास में आप ये चीज़ें यूट्यूब से जनरली देख सकते हो। और एज सच रीडिंग मैंने अब तक टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ही, अब मैं यूनिवर्सिटी में एक्सपोजर मेरा डिफरेंट है क्योंकि मैं एक सर्टन स्कूल्स में पढ़ी और फिर जब यूनिवर्सिटी में हर टाइप का बच्चा आता है मैंने देखा है कि उनकी रीडिंग बहुत कम है, अटेंशन स्पैन बहुत कम है और वो सोशल मीडिया पे भी टाइम वेस्ट करते हैं। अच्छा मरियम, आपको लगता है कि रीडिंग और इस तरह की चीज़ें करने से, ये हॉबी बना लेने से अटेंशन स्पैम भी ज़्यादा होता है? क्योंकि जनरली अब जो स्टडीज़ आ रही हैं उनमें तो यही आ रहा है कि अटेंशन स्पैम जो है वो एक औरत का 3 सेकंड है और एक मर्द का जो है वो 8 सेकंड है। उसके बाद वो वीडियो भी अगर देख रहे हो तो उसके अंदर वो कुछ और चीज़ें देखना शुरू कर देते हैं कि इसने क्या पहना है, इसके साइड पे क्या पड़ा है, इस तरह की चीजें। तो रीडिंग से क्या ये बढ़ता है? अपनी मिसाल से बताएं कि आपका बढ़ता गया है अटेंशन स्पैन? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन लीमा, क्योंकि अटेंशन स्पैन बढ़ाने की बड़ी ज़रूरत है। आई मीन वो डिपेंड करता है। अब तक कोई ऐसे स्टडीज़ मैंने आई डिड नॉट गो थ्रू द स्टडीज़, लेकिन इस वक्त ऑब्वियसली हो रही होंगी। लेकिन ये चीज़ है कि जो मेरा अटेंशन स्पैन था ना, मैं काफ़ी चीज़ फोकस पे करती हूँ। यानी मैं अगले की बात भी सुनती हूँ, मैं देखती हूँ चीज़ में हो क्या रहा होता है, क्योंकि अगर आप फ़ौरन यूँ चेंज कर लो ना, पूरा आपका सारी चीज़ें रह जाती हैं। तो या डिटेल्स मैटर। अच्छा, मैंने आपसे एक सवाल पूछना जो बड़ा पर्सनल आपका सवाल है, ज़ाती सवाल है, मैं सिर्फ समझने के लिए पूछना चाहता हूँ। हम अक्सर, हमारे अंदर एक स्किल कोई और होता है, एक्सपर्टीज़ और होती है, हमारा शौक़ कुछ और होता है, फिर हम जब तालीम चूज़ करने लगते हैं हम वो चूज़ करते हैं जो कि माशरे में चल जाए, क्योंकि वालिदैन कहते हैं वो करें। आपके माशाल्लाह स्कोप हो, बिल्कुल जिसका स्कोप हो। आपके अब्बू माशाल्लाह आपके बड़े कंसर्न्ड है, हमने देखा वो आपका शो भी देखना चाहते थे, तो उससे पता लगा कि उनकी दिलचस्पी बहुत है अपने बच्चों में, उनके करियर में, वो क्या करते हैं। आपने BBA चूज़ किया मरियम, आप इंग्लिश लिटरेचर भी चूज़ कर सकती थी, आप BS, अब मुस्कुरा के बात हो रही है ना, वो भी चूज़ कर सकती थी। BBA क्यों चूज़ किया आपने? आपने इंग्लिश लिटरेचर और BS उर्दू लिटरेचर क्यों नहीं चूज़ किया? अच्छा, उर्दू मेरी वीक है। मैं उर्दू इट वाज आउट ऑफ द क्वेश्चन क्योंकि मुझे नहीं आता। ठीक है, fair सही enough। सी बात है। और जो अन तक इंग्लिश का कंसर्न है, मैंने काफ़ी ज़्यादा ना गौर करके कि मैंने कौन सा सब्जेक्ट लेना है, तो इसमें यह था कि जो BBA था ना वो मैंने इसलिए चूज़ किया था क्योंकि आई वाज रनिंग अ ब्यूटी ब्रांड एज वेल, और मेरे पास काफ़ी एज अ मार्केटिंग मेरे पास काफ़ी ज़्यादा स्किल्स हैं जो मैं एज अ मार्केटियर ज़्यादा अच्छा कर सकती हूँ। और अगर आप बुक इंडस्ट्री में भी हैं, स्पेशली इंग्लिश लिटरेचर में है, ठीक है आपने लिख लिया एक चीज़, उसको आप किस तरीके से मार्केट में लेके आएंगे, बाकी उसमें बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। अगर आपने अपनी बुक बेस्ट सेलर लेना है तो आप सिर्फ एक लिख के नहीं दे सकते। आपने कह दिया, मैं वैसे के साथ आपसे इससे पहले हलीमा आपसे बात पूछे, मैं आपसे पूछूं, आपने कह दिया कि BBA इसलिए किया क्योंकि मार्केटिंग टेक्निक सीखनी थी, क्योंकि आपका ब्यूटी का बिजनेस भी है जो कि हम जानते हैं। आप मुझे बताएं, अब अगर तराजू में तोला जाए आपके उस पर, तो आप ब्यूटी बिजनेस को ज़्यादा ऊंचा होता है या आपने किताबें, जो आप किताबें पढ़ रही हैं, किताबें लिख रही हैं वो है? क्योंकि यकीनन ब्रेड एंड बटर उससे आप नहीं कमा सकते, वहाँ पे तो बात आके रुक जाती है, लेकिन उससे पर्सनैलिटी आपकी बहुत बेहतर होती है यकीनन। तो आप किसको लेना चाहेंगे, परसू करना चाहेंगे आगे? आई मीन अभी तो मैं दोनों ही कर रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ है कि अगर आप किसी भी चीज़ में अच्छे होना, चाहे उसका स्कोप है या नहीं है, आप मोस्ट प्रोबेबली उसमें ना एक्सेल कर लेते हैं। ये चीज़ मैंने देखी है। अगर आपको इंटरेस्ट हो, जैसे मेरा इंग्लिश में, इंग्लिश का इवन तो पाकिस्तान में सच नहीं है, क्योंकि जो उसकी एडिटिंग या फिर बाकी जॉब है वो कंटेंट, वो इस वक्त फ्रीलांसर्स वगैरह कर रहे हैं,
तो ये चीज़ मैटर करती है। लेकिन यह है कि मैंने जो अपने कोर्सेज़ लिए हैं वो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से लिए हैं, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव किया। मुझे जो स्किल्स लगता है ना कि मैं सोसाइटी को उसमें अच्छे तरीके से ज़्यादा प्रोवाइड कर सकती हूँ वैल्यू, मैंने वो स्किल्स एक्स्ट्रा कोर्सेज से लिए। इस वक्त मेरा आई थिंक 17 या 16 कोर्सेज पढ़े हुए हैं जिन पे मुझे सर्टिफिकेट मिला, मैंने ऐड किए हुए लिंक्डइन पे, और बाकी एक्स्ट्रा भी मैंने लिए हैं। सिर्फ इसकी यही रीज़न थी कि मैं अपने आप को जिन सब्जेक्ट्स में जो भी चीज़ करूँ ना उसको 100% एटलीस्ट। मरियम, आप इतना सारा चीज़ें पढ़ती हैं, सब कुछ करती हैं, और आप कह रही हैं कि जी मैं बीबीए भी इसलिए कर रही हूँ ताकि एक एक्स्ट्रा मुझे हेल्प मिल जाएगी जो भी मैंने बिज़नेस करना है उसको इस्टेब्लिश करने के लिए। डू यू रियली थिंक कि आजकल का जो दौर आ गया है उसमें जो बंदा मल्टीटास्किंग नहीं कर रहा है या नहीं करना जानता वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है, और जो लोग मल्टीटास्किंग करना जानते होते हैं वो आगे निकल जाते हैं, ऐसा है? अच्छा, इसकी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी मैंने ना, क्योंकि हमें लाजमी होता है, क्योंकि अक्सर बच्चे करते हैं इंटर्नशिप, मैंने की इस वक्त मैं कर रही हूँ बैंक में, सही है। तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने बैंकिंग में ये चीज़ देखी है कि मेजॉरिटी जो फाइनेंस या अकाउंट्स वाले लोग होते हैं वो एक ही काम करते हैं, होते काफ़ी ज़्यादा उनके पास अचीवमेंट्स हैं, MBA ग्रेजुएट्स, लेकिन वो उनका टास्क एक ही होता है, यानी देयर सर्टेन टास्क यू कैन डू। तो उसमें ग्रोथ उस तरीके से नहीं है अनलेस अगर आप कंसल्टिंग वगैरह में जाएं। एक सर्टेन पर्सन एक सर्टेन काम करता रहे तो फिर उस पर ईयर्स आप एक वर्क पे लगाते हो, और उसका आई थिंक ड्रॉबैक ये है, इवन दो इफ़ यू लव इट सही है, लेकिन उसका एक ये ड्रॉबैक ये है, आपकी ग्रोथ नहीं होती। अगर आप स्विच नहीं करते, आपको नहीं पता चलता आप किस चीज़ में आप परस्यू करोगे फॉरवर्ड। अभी जैसे 20 ईयर्स तक ना, जहाँ तक मेरा ख्याल है, टिल द एज ऑफ 20, 21, 22 आप ना सब चीज़ें ऑलमोस्ट ट्राई करो, फिर जिसमें आप अच्छे उसको आप आगे लेके जाओ। यही चीज़ें तभी ज़्यादातर सक्सेसफुल जो लोग होते हैं 22 के बाद होते हैं। ठीक है जी, हम यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आप लोग कॉल करके भी कुछ पूछ सकते हैं अगर पूछना चाहते हैं, और मरियम से कुछ मज़ीद बातें करेंगे लिटरेचर के हवाले से। कहीं मत जाए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग कहेंगे एक बार फिर एक और तो फैमिली को। हलीमा जुल्फ़िकार हुमायूं ज़ेबास्ती अपने चाय के मग के साथ है। मेरी चाय खत्म हो चुकी है, हलीमा की चाय अभी तक बरकरार है। मेरी अभी शुरू हुई है। तो मुझे थोड़ी सी डाल देना इसमें। थोड़ी ठंडी पीती नहीं, मैं डालूंगी यार थोड़ी सी यार। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, हम मरियम के पास वापस आते हैं। मरियम, बहुत सारे सवालात आपसे पूछे जा रहे थे, हम आपसे यकीनन किताब के बारे में बात कर रहे थे, किताब कैसे पढ़नी चाहिए। अब बात करते हैं जनाब ब्यूटी की। 2 पोल्स अपार्ट यार, बिजनेस शुरू किया है, घर बैठे बहुत सारी बच्चियां जो इतनी छोटी उम्र में कुछ ना कुछ स्टार्ट करना चाहती हैं। किस चीज़ ने मदद की? सोशल मीडिया ने मदद की, टीचर्स ने मदद की, अम्मा अब्बा ने मदद की, आइडिया कहाँ से आया, ये सारा बताओ ताकि जो घर बैठी बच्चियाँ हैं ना वो भी जो है बिजनेस शुरू कर सके, और कैसे कर सकते हैं? वेल इनिशियल जो फंडिंग थी ना वो जो मेरी बुक्स थी ना जिनकी सेल्स हुई थी, तो इंटरेस्टिंगली मेरी जो बुक्स थी वो इंडिया में और ब्राज़ील में काफ़ी ज़्यादा पढ़ी गई थी। दे वर द टॉप चार्ट ऑफ अमेज़ॉन की टॉप 100 में। नहीं, अमेज़ॉन पाकिस्तान में नहीं है इसलिए। पर आपकी किताब सिर्फ अमेज़ॉन पे? नहीं, मेरी अपनी वेबसाइट पे है। अच्छा, mariamarifbooks.com। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेरी टॉप 20 कंट्रीज़ थी ना वो इंटरनेशनली थी, पाकिस्तान से ऐसा सच नहीं था जी। तो जो इंडिया में स्पेशली अमेज़ॉन टॉप 100 में रही है और ब्राज़ील में रही है, और US में भी उसके कैटेगरी पे फॉर अ टाइम बीइंग इट वाज देयर। तो जो उसकी से सारे का सारा द मनी आई गॉट, आई इन्वेस्टेड दैट बैक इनटू द बिजनेस, और फिर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। पर आइडिया कहाँ से आया? मतलब ऐसे तो नहीं कि पैसे जमा हुए आपने कहा? हाँ, कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो है जिसका आपने कहा होगा ये वाला बिजनेस शुरू करती हूँ, पैसे जमा हो गए। मोस्ट इंटरेस्टिंगली मैंने जब रिसर्च की और बाकी चीज़ें की, एक तो मेरा इंटरेस्ट था ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह में, लेकिन मैंने जब इसको इन डिटेल स्टडी किया, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन सबसे ज़्यादा
products which are sold in Pakistan are the beauty products. और बिक रही है वेरी अभी नाइस, वैसे आपकी? वेरी नाइस। यस लेकिन मैंने ना वो मेरे पास वन आफ्टर एन ईयर जब मैंने इस्टेब्लिश किया था बिजनेस, मैंने उसकी टेस्टिंग करवाई एक्सेट्रा सब कुछ कराने के बाद आफ्टर 1 ईयर मैंने अभी एट द एज ऑफ 17 मैंने Launch शॉप खोली थी ठीक है। गीगा मॉल में। तो दैट वाज इंटरेस्टिंग, तो उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा लर्निंग आई क्योंकि मैंने सेल्स हायर की, उसके बाद मैंने अकाउंट्स देखे, तो ये चीज़ें बिजनेस अभी भी है? नहीं मैंने अभी जब मैंने यूनिवर्सिटी स्टार्ट की, यूनिवर्सिटी में भी, लेकिन मेरी ना स्टडीज़ उससे इम्पैक्ट पड़ रही थी, तो मेरे फादर ने कहा पहले स्टडीज़ कंप्लीट कर लो फिर बाकी एनिमल्स के बाद फ्री हम दोनों यार, है ना, मतलब हम मेरा भी ख्याल कुछ है करना कर शुरू कर लेते देते हैं। हैं। मैं यही चाह रही थी कि मरियम, अब आपने ना जो लोग घर बैठे हुए हैं या जो बच्चियां जो लड़कियां घर बैठी हुई हैं, होता है ना पढ़ाई ख़त्म हो जाती है और उसके बाद ये 3 महीने का जो अरसा होता है उसमें इंसान कुछ भी नहीं कर रहा होता, सिर्फ आइडियाज़ लेके आ रहा होता है। अगर वो भी ये करना चाहती हैं, कोई बिज़नेस करना चाहती हैं, तो आपने कुछ इस तरह की टिप्स उनको देनी है जो उनके लिए यूज़फुल हो। जिस तरह एक टिप आपने कही कि ये बिज़नेस जो है वो अभी तक का सबसे प्रॉफिटेबल बिज़नेस है, इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें और क्या क्या टिप्स हो सकती हैं जो वो यूज़ करें? क्योंकि पता है क्यों मरियम, जो उससे सवाल पूछा है, आपने बहुत सारी गलतियां वो कर चुकी होंगी, अगर वो हाँ, गलतियां आप हाँ। बता देंगी ना उससे वो लोग सीख जाएंगे, तो उससे आपने लोग- क्या क्या सीखा, गलतियां सीखी, क्या सही था क्या ठीक था? अच्छा इंटरेस्टिंगली इनफ मैंने इतनी ज़्यादा मिस्टेक्स नहीं की, तभी मेरा लेवल ऑफ सक्सेस देखें ना, वरना यूजुअली लोगों का यूं जा रहा होता है, मेरा इट्स मोस्टली लाइक दिस, ठीक है, क्योंकि मेरी मिस्टेक्स कम थी लेकिन मैंने लोगों की मिस्टेक्स बाबा मदद करते उसकी क्या रीज़न है, मिस्टेक्स कम होने की क्या रीज़न है? क्योंकि मैंने लोगों से सीखा। अब मैं इससे पहले सोशल मीडिया जो मैं बुक्स लिख चुकी थी उसके बाद मैं सोशल मीडिया ऐसा चूज़ नहीं करती। अभी मैंने जब ज़्यादा यूज़ किया, मैंने ना लोगों से इंटरेक्ट करना स्टार्ट किया, यू नो, लोगों से डीएम्स पे या फिर बात की, और मैंने एक चीज़ नोट की, चाहे वो बॉयज़ थे चाहे वो गर्ल्स थे, सबको ना बहुत जल्दी सक्सेस चाहिए, यानी आई वाज टॉकिंग ओवरनाइट सक्सेस, ये तो बस ओवरनाइट True, सक्सेस। हाँ। मैं जिससे बात, अच्छा इतने पैसे पड़े हैं क्या करें, और वो मेरे से अगर आप पूछ रहे हो तो भाई मुझे वो पैसे दे दो मेरे से बिशरा ले रहे हो कि क्या करें, मेरे को दे दो। नहीं मैंने सही में, कुछ बच्चे होते हैं, मैंने एक चीज़ नोट किया, देयर वाज अ पर्सन जितने एटलीस्ट 20 कामों में अपनी टांगें डाली हुई हैं। ऐसे मत करें, मल्टीपल टास्क करना एक तो डिफ़िकल्ट है लेकिन उसका रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा है, लेकिन डिफ़िकल्ट है। आपको पता होगा बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि कंपनीज रन कर सकते हैं या यूनिवर्सिटी जा सकते हैं और या फिर बुक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल, या फिर बाकी चीज़ों पे भी बहुत कम आपको ऐसे लोग मिलते हैं। मेरी यूनिवर्सिटी में बहुत कम बच्चे हैं, यूजुअली वो अपना जीपीए बढ़ा रहे होते हैं क्योंकि उसी में आपको एटलीस्ट 6 आवर्स पढ़ना पड़ता है, वरना आप लोगों ने Excel करने के लिए। एक्सेल करने के लिए, वरना आपका जीपीए डूब जाता है। नहीं, फिर मैं आप उनमें से नहीं हूँ 6 घंटे पढ़ने वाला। मैंने तो आखिरी वो जो लास्ट पेपर वाले दिन होता था ना, उससे एक रात पहले मैं पढ़ने वाला और फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी- जीपी आ मैं भी जाता। बिल्कुल। ऐसे मरियम ये ना कहो, यूनिवर्सिटी में इतना नहीं पढ़ना मुझे पड़ता। लगता है कि यूनिवर्सिटी में जो मार्क्स की एवेल्युएशन है ना, हाँ। वो कुछ इस टाइप की हुई होती है कि अगर आप थोड़ा सा भी इनपुट दें तो आप हो जाते हैं। हो सही। जाता है, मुझे क्योंकि लगता है। 15 मार्क्स का मिड है, 15-20 की वो आ जाती है, आपने किस असाइनमेंट्स आ यूनिवर्सिटी से जाती पढ़ा? है। 25 नंबर का मिड होता है? 15 का 2 होते हैं, 25 का होता है ना? 25 का 2 होते हैं हमारे, 15-15 के 2। नहीं, 25 का होता है और फिर 40 का होता है और फिर कुछ इस तरह होता है ना ये, हाँ। और फिर 35 के इंटरनल्स होते हैं। हाँ इसी नहीं, तरह हमारा ऐसी एवेल्युएशन नहीं होती थी, हमारी नहीं होती थी ऐसी evaluation। अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ा आपने। अच्छा, हमारा 15-15 के 2 मिनट्स होते थे, 25 जो है वो इंटरनल होते थे, सारी जितनी भी हाँ, हमें हाँ। असाइनमेंट्स मिलती थी, और 25 का ये फाइनल सिस्टम होता ठीक था। है एज अ स्टूडेंट, क्योंकि अभी तो आप हो इसमें, आपको ये सिस्टम ठीक लगता है या एक ही आखिरी पेपर होना चाहिए? नहीं मुझे ऑनेस्टली मुझे ये इस टाइप का ठीक नहीं लगता। मैंने एक चीज़ नोट किया, टीचर्स ना काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हैं, यानी उनका स्टाइल किसी का डिफरेंट है। जैसे मैंने आपको बताया ना, मैं इवन तो 6 आवर्स पढ़ रही हूँ लेकिन मेरा उस टाइप पे जीपीए नहीं आ रहा जितना मेरे बाकी स्टूडेंट्स का आ रहा है, क्योंकि एक तो कंपटीशन आपका ज़्यादा है और दूसरा ये है कि मैं अगले दिन मेरे मार्क्स कम आए, मैं बैठी हुई थी और उसके अगले दिन मैंने पढ़ा और बहुत अच्छा ना, ये चीज़ मैं नोट किया, बहुत ज़्यादा जब मैं पढ़ के जाती हूँ तो मेरे मार्क्स ही नहीं आते, जब मैं बिल्कुल नहीं पढ़ के जाती तो मार्क्स आ जाते इसकी क्या हैं। रीजन है मार्क्स ये मुझे नहीं पता। ये बहुत क्या है? सारे बच्चे ये जो है ना बहुत घर बच्चे जाके हैं। कहते हैं कि जी हम बहुत पढ़ के गए थे लेकिन हमारे मार्क्स हैं, Marks लेकिन से teacher की वजह से हुआ है। पेरेंट्स Teacher इस की- बात पे यकीन नहीं करते, वो बात कहते हैं सही बस कह रही। तुमसे ही उनको मसला था और किसी से अच्छा उनको मसला मरियम, नहीं था। 2 नन्हे मुन्ने सवाल हैं, काफ़ी देर से दिमाग में घूम रहे। एक तो ये बताएं, जब आपका फारिग वक्त होता है आप क्या करती हैं? जैसे मेरा जब वक्त होता है तो मुझे यूट्यूबिंग करने का बहुत शौक है,
मुझे इंटरव्यूज सुनने का बहुत शौक है, मुझे बड़ा मज़ा आता है लोग के इंटरव्यूज सुनने में। यकीनन अब तो करने में मज़ा आता है मुझे और हलीमा को, तो वो मैं देखता हूँ। आप फारिग वक्त में क्या करती हैं, क्या दोस्तों से भी मिलती जुलती हैं? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ जो देख रहे हैं वो उनको पता चले कि, और क्योंकि मेरी बचपन की एक आदत थी, बात लंबी होगी लेकिन बता दूं, मैं सुबह सुबह स्कूल जाता था और मैं जल्दी पहुंच जाता कि वैन में जाता था। तो मैं तकरीबन स्कूल लगता था 8 बजे और मैं 7:15 स्कूल होता था। ठीक है। तो मैं उनसे पूछता आपका स्केड्यूल क्या है, तो मुझे बताया सुबह ये किया वो किया, तो मैं कहता था मेरी कमी कहाँ है स्केड्यूल में, जो कोई अच्छी चीज़ है मैं सीख सकूँ। तो आप क्या करते हो फारिग वक्त में? अच्छा, मैं अपने फ्री टाइम को इस तरीके से मैनेज करती हूँ। सबसे पहले तो अगर फ्री टाइम हुआ सही है, लेकिन जब फ्री टाइम होता है मोस्टली मैं उसमें ऑडियो बुक सुनती हूँ बस। अच्छा। लाइक मैं पार्क में जाती हूँ और वो सुन रही होती हूँ, क्योंकि मेरी सच जो फ्रेंड्स जो यूनिवर्सिटी में अक्सर बच्चों के पास फ्रेंड्स लाइफ होती है, सर्कल होता है, या फिर वो इधर उधर खेलते हैं या फिर जाते हैं, तो आई डोंट हैव दैट सच ऑफ लाइफ। यानी मेरे बचपन से जहाँ पर कॉलेज लाइफ में, मेरी कॉलेज ऐसी जगह था जहाँ पे बेसिकली आपके ऐसे जब बाहर नहीं, बाहर दूर कहीं घूमने नहीं जा सकते, और जहाँ पे हम रहते थे वहाँ के लोग भी बाहर नहीं दोस्तों के निकलते। साथ गपशप भी तो जरूरी होती है, कभी कभी दोस्त होना भी तो जरूरी होते हैं, उनके साथ आप एक क्योंकि आप उनकी एक्सपीरियंसेस भी बहुत चीज सीखते हैं, जो चीजें आप हैं आप उनको सिखा सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें जिनको लाइफ में आपने एक्सपीरियंस नहीं किया होता वो आप उनसे सीखते नहीं। हाँ, यूनिवर्सिटी के बच्चों से यूनिवर्सिटी टाइम में बात होती है, बाकी एज सच जहाँ पे अभी भी मैं रहती हूँ कोई एज सच बच्चियाँ या फिर कोई बाहर निकलता ही नहीं है, तो इट्स मोस्टली लाइक मैंने पूरी लाइफ अपनी विदाउट फ्रेंड भी ऑलमोस्ट गुजारी है। सो आई थिंक 2018 क्योंकि आपकी 2019 दोस्तें जो हैं वो आपकी किताबें भी तो थी ना, ये भी तो है। बहुत हलीमा, सारे आज लोगों के आज ये हम friends जो हैं, मरियम वो राना किताबें नहीं आरिफ से होते। जो है ना हम दोस्ती कर लेते हैं। आज आपके 2 दोस्त बन गए, ठीक है मरियम? हाँ, हम बिल्कुल, हम हर किसी के दोस्त बनने को तैयार हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। हम इसी दोस्ती के साथ एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एक नन्ना मुन्ना सा सवाल है, मरियम को कौन सी किताब पसंद है पढ़ने के लिए जो आप वो हमें भी रिकमेंड करेंगी? शुरू में अगर आपने किताब की आदत डालनी है तो वो कौन सी किताब है? क्योंकि कहा यह जाता है जिसने भी किताब की आदत डालनी है अगर वो पहली अच्छी किताब पढ़ ले तो वो आदत बन जाती है। वो कौन सी किताब है मरियम से पूछेंगे जो हम पढ़ सकते हैं। आप सब सुनने वाले जानना चाहेंगे, किताब पढ़ना एक ऐसा मशगला है जिससे आप दूसरे की जिंदगी जी सकते हैं। तो आएंगे इस ब्रेक के बाद और जिए हमारे साथ हमारी जिंदगी, जी ले जरा। डोंट गो एनीवेयर। गुड मॉर्निंग। मैं ना थोड़ी सी एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मेरी टांगें दुख गई। बस चली गई तो अब आप जहाँ एक्सरसाइज मेरी करना टांगें शुरू हो पता है गए। ये आपको घर में अगर आप बैठे हुए, आज मेरी सुबह अम्मा को ना मैंने हलीमा जब मैं आज मैं तुम्हें वस्ट कहने लगा था, पता है पहली बार? हाँ, तुम्हें वस्ट का इसलिए हुमायूं को बातें करने का इतना शौक है कि वो भूल गए हैं कि हमने वेलकम बैक कहना था, आप लोगों को बताना था कि हम लोग जी बात कर रहे हैं मरियम के साथ, हम लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। हुमायूं सब भूल गए और हुमायूं को बस अपनी बातों का पड़ा हुआ होता है, घरेलू टॉक्स हो रही होती है यहाँ पे। मैं घर में ये कर रहा होता हूँ, मैं आज अपना लंच भूल आया हूँ, मैंने आज इतने बादाम खाए हैं, बस ये घरेलू यार। क्योंकि देखो सुबह सुबह मैं बताता हूँ जब आप चीज़ें करते हैं ना, मैंने आज बहुत अच्छी एक चीज़ की, जैसे मेरी अम्मा मुझे कही थी कि मेरी टांग में बहुत ज़्यादा दर्द है और मैंने अम्मा को जो है मैंने अम्मा से कहा, मैंने कहा अपनी आप बिल्कुल इधर कंक्रीट पे लेट जाओ। वो हंस रही, बहुत हंसती है ना वो, ठीक है। वो कहती नहीं मैंने भी एक्सरसाइज कर दी, हंस भी रही है। और ये टांग में बहुत दर्द था, फिर मैंने उनको सारी जो मुझे बस ने एक्सरसाइज की थी मैंने सारी उनको की, और हाँ मैंने सारी जो देखिए बोलूं अब काफी वो बेहतर हो गई है फील यार वो। और मुझे पता है हुमायूं की अम्मी से जब मैंने बात की ना फोन पे, तो मैं सोचूं कि हुमायूं की अम्मी इतनी सिंपल है, हुमायूं किस पे चला गया। और हुमायूं के बाकी घर वाले भी बहुत सिंपल है। हुमायूं की जो बहन है वो भी बहुत सिंपल है। अब्बू का मुझे नहीं पता अब्बू कैसे, लेकिन हुमायूं आप किस पे चले गए ये मैं आपसे पूछती हूँ। हमारे साथ कॉलर है जी याहिया है कराची से। अस्सलाम वालेकुम याहिया। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, और आपकी गेस्ट को बहुत सलाम हो। वालेकुम अस्सलाम। कराची में अब्र रहमत बरसा के ना बरसा? कराची में अब्र रहमत बरसा के ना बरसा के जा रहा है, ड्रिजलिंग हो रही है लेकिन तरसा यहाँ भी यही हाल है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि दुनिया में जो हीट वेव है वो हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि उस तरह की हीट इटली में देख लें, यूरोप में एक मुख्तलिफ जगह यूएस में देख लें, बहुत बहुत खतरनाक हद तक हीट वेव है। तो हम तो फिर भी बहुत बेहतर है, पर अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अब्र रहमत हो, अब्र रहमत ना हो, बस ये। आमीन आमीन सुम्मा। बिल्कुल।
और दूसरी बात, ये हुमायूं जो है ना, वो जब ये खड़े होते हैं ना, इतने स्मार्ट लगते हैं ना, ये खड़े होके बैठ के नहीं स्मार्ट लगते, खड़े होके माशाल्लाह इतने स्मार्ट लगते हैं कि देख ले हुमायूं वजन ना चढ़ा ले अपना। यार याहिया, मैं इनसे कहता हूँ हलीमा को बिठाए रखे, मैं पीछे खड़ा होकर सारा शो कर लेता हूँ। ठीक है, ऐसा हो सकता है। हम प्रोड्यूसर साहिबा से जो है ना वो करते हैं, दरखास्त देते हैं उनको कि प्लीज हुमायूं को खड़ा होकर सारा शो करने दें। देखिए हलीमा की दम से तो रौनक है इसमें, इस शो में। जो बात है हलीमा के साथ रौनक है, और मेरे बगैर तो शो चल नहीं सकता, तो बस क्या यकीनन बिल्कुल आपके बगैर नहीं चल सकता, हमें इसमें कोई डाउट नहीं है। अल्लाह ताला आपको खुश रहे, आबाद रहे, और आप दोनों को हमेशा से ये महफूज रखे हर बला से। अच्छा, क्योंकि कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैं डॉक्टर साहब को पहले सलाम करना चाहूंगा। और किताबों की जहाँ तक बात है ना हलीमा, मैं बचपन में, यानी हम लोग स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में किताबें पढ़ते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब जो सिस्टम में आपके प्रोग्राम इस तरह इस मौजूद बहुत पहले भी हो चुके हैं, प्रॉब्लम ये होगी हम जो है ना अपने जो मोबाइल पे लग गए ना, गैजेट पे लग गए, तो हम किताबों से दूर हो गए। मैं जो फर्क महसूस होता है किताब पढ़ने पे, किताब अगर आप किताब पढ़ते हैं, किसी एक किताब होती है ना आपके, उसका एक उस पे आप कंसंट्रेट कर सकते हैं, लेकिन जब किसी गैजेट पे जाते हैं तो 25 चीजें आ रही थी, व्हाट्सएप भी आ रहा होता है, फना आ रहा होता है, ट्विटर आ, तो आपकी कंसंट्रेशन लूज हो जाती है। लेकिन मैं कहता हूँ कि जो जाहिर चेंज है एक्सेप्ट आपको करना। मेरा इनसे सवाल यही है कि आप, मेरी नजर में तो अब जो है ना किताबें जरा मुख्तसर होनी चाहिए, क्योंकि मोटी किताब कोई पढ़ना चाहता नहीं है। कुछ लोगों के हैबिट्स होते हैं, हर कोई पढ़ता नहीं है। और जाहिर बात है बच्चे जो है ना जा रहे होते हैं डिजिटल इस पे चले जाते हैं, तो उनको वही स्टफ मिलने की जरूरी है। क्योंकि देखें, अब बहुत जरूरी है किताब का, लेकिन किताब से नाता उस लेवल का है नहीं हमारा ना। मुझे नहीं लगता कि आइंदा होगा, क्योंकि बच्चे किताबें कॉपियां ही नहीं होंगे, टैबलेट पे सारी आपका कोर्स होगा, तो आपकी तो इंटरेक्शन ही नहीं होगा किताब से, होगी। तो यही मेरा सवाल है कि इसको डिजिटलाइज कर दें और इस पे लोग काम करें, तो क्या आप क्या समझती हैं इसमें? याहिया, बहुत सारी किताबें डिजिटली मौजूद हैं भी, लोग पढ़ते हैं, लेकिन वही वाली फिर आपकी बात आ जाती है कि वहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस इतनी ज्यादा है और किताब इतनी लंबी होती है ना कि बंदा कहते हैं चलो छोड़ो, कुछ और देखना शुरू कर देते हैं। एक बात करके एंड करूंगा, मैं आज बता दूं, मैं बहुत से लोगों में उठता बैठता हूँ, लेकिन जो किताब पढ़ने वाला होता है ना, जो जिसने किताबें पढ़ी होती है, उसका कैलिबर ही अलग होता है, उससे आप सही बात, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बहुत सारा प्यार फॉर कॉलिंग। अच्छा, याहिया ने जो बात की है ना हुमायूं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने जी 400 किताबें पढ़ी, हमने 500 किताबें पढ़ी, लेकिन कुछ चंद लोग ये भी कहते हैं कि आप उस इंसान के पास बैठ जाएं जिसने 400-500 किताबें पढ़ी हैं, तो वो जो उसका सारा नॉलेज होगा वो आप बहुत थोड़े अरसे में हासिल कर लेंगे। जो भी उसने उन किताबों से सीखा होगा वो आपको बहुत जल्दी सिखा देगा। तो इसलिए इंसानों के साथ रहना भी ज़रूरी है और उनकी जो आप कह सकते हैं उनके साथ इंटरेक्शन रखना भी ज़रूरी है। मरियम, जो याहिया ने बात की, एक तो अटेंशन स्पैम की, दूसरा ये कि डिजिटली बहुत सारी चीज़ें अब मौजूद नहीं होती, बहुत सारी किताबें हम सर्च करना चाहते हैं जो डिजिटली मौजूद नहीं होती। आपको क्या लगता है कि अगर वो डिजिटली आ जाए, हम सबके फ़ोन पे आना शुरू हो जाए, तो शायद लोग ज़्यादा पढ़ना शुरू हो जाए? सबका ना फॉर्मेट्स डिफरेंट होते हैं। जैसे मैं जो अभी बुक पढ़ रही हूँ, द बुक ऑफ जेकब्स, वो इतनी मोटी बुक है, उसमें एक डिटेल में, यानी उसमें ये भी बताया जा रहा है रेन कैसे होती है, उसका ड्रॉपलेट को इतना एक्सप्लेन किया जा रहा है। अच्छा, यानी उसमें ना काफ़ी ज़्यादा डिटेल है, और लिखी भी एक पोलैंड की राइटर ने ऐसे ही है। तो इट्स लाइक आई लाइक द डिटेल्स, क्योंकि मैंने ऑब्वियसली आगे लिखना होता है, तो इट्स डिटेल। लेकिन जो मेरे पास बुक्स हैं जिनको मैं कहती हूँ फास्ट बुक्स, जो कि मैं 1 आवर या 2 आवर में ख़त्म कर लूँ, जो कि स्मॉलर बुक्स होती हैं, विच आर यूजली मोर द फिक्शन बुक्स, जो बहुत ज़्यादा फिक्शनल होती हैं, या फिर रोमांटिक बुक्स। ये 2 बुक्स ऐसी हैं, जॉनराज ऐसे हैं जो आप बड़ी जल्दी ना स्वाइप करके ख़त्म कर सकते हो। तभी आपने देखा होगा पाकिस्तान में वॉटपैड या फिर ये बाकी नॉवेल्स वगैरह क्यों चल रहे हैं, जो इस टाइप के होते हैं, जो कि ज़्यादातर रोमांटिक या फिर वो फिक्शनल होते हैं। आपने बता रही सारी किताबों को, जल्दी से मेरे ख्याल से पहले कि ख़त्म हो जाए, आप बताएं आपने कौन सी बुक रिकमेंड करनी है हमें? शुरुआत में पढ़ सकते हैं, पहला इंसान जो पहली किताब पढ़े, कौन सी है? कोई मजेदार सी किताब बताएं जो हम पढ़े। अच्छा, जो मुश्किल सवाल है ये, मुश्किल सवाल है क्योंकि सबका ना डिफरेंट है। जो मैंने बुक पढ़ी, इंटरेस्ट होता है, जो मैंने बुक्स से स्टार्ट किया था, देवर क्वाइट अ लेवल, और मैंने क्योंकि वो पढ़ने के बजाय मैंने ऑडियो में सुनी पहले, और उसके बाद किसी किताब का नाम ले। क्राइम एंड पनिशमेंट।
क्राइम एंड पनिशमेंट। ओके। अच्छा चले ठीक है, ये ठीक किताब है, में ये हम वैसे जाके अगर, सर्च करेंगे। अगर मेरी सजेशन हो तो 7 इफेक्टिव हैबिट्स ऑफ अ टीन, बहुत खूबसूरत किताब है। उसमें जिससे यही नाम है 7 इफेक्टिव हैबिट्स ऑफ अ टीन, खूबसूरत किताब है। और एटॉमिक हैबिट्स भी, दोनों किताबें बहुत प्यारी किताबें। अच्छा, मैं वो आपके पास है किताबें कोई? बिल्कुल नहीं, मैंने नहीं पढ़ी, मैं पढ़ूंगी अब आपके बहुत रिकमेंडेशन पे। अच्छी मुझे लगता है हर इंसान की अपनी अपनी पसंद नापसंद होती है। मैं अगर किसी को कोई बुक रिकमेंड करूं तो वो 100 ग्रेट मुस्लिम्स की होगी, ज़रूर पढ़ें, बहुत अच्छी बहुत बुक है और बहुत प्रिसाइज है। ऐसा नहीं है कि बहुत लंबी लंबी उसमें चीज़ें लिखी हुई हैं, बहुत प्रिसाइजली बहुत कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है, उनकी पूरी ज़िंदगी के सफ़र को। तो अगर वो पढ़ सके तो ज़रूर पढ़ें। यहाँ पे हम लोग एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद होंगे। थैंक यू सो मच मरियम Thank फॉर you. कमिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। अभी तो आपकी बहुत ज़िंदगी रहती है और इंशाल्लाह उस ज़िंदगी में आप बहुत वंडर्स करेंगे और पाकिस्तान को, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराएंगी। हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप लोग कहीं ना जाए, हमारे साथ रहें। गुड मॉर्निंग। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सब, मुझे कहते हैं हुमायूं ज़ेब अब्बासी, हलीमा जुल्फ़िकार। दोबारा बताने का मकसद ये कि जिन्होंने अभी जो भी ज्वाइन किया, जो टीवी अभी भी लगाया, जो अपनी बर्तन धो के, नाश्ता बना के, घर वालों को देकर अभी स्क्रीन के सामने आई और रिमोट को ऐसे दबाया और फिर हमें देखा है, उनके लिए कहेंगे जनाब आपको खुशामदीद कहेंगे एक बार फिर। यकीनन आपने थोड़ा सा मिस कर दिया, वो आप यूट्यूब पर देख सकते हैं हमारे चैनल, जो हम मरियम से बातें कर रहे थे। लेकिन अब जो नेक्स्ट गेस्ट है हमारे पास, वो घर बैठी ख़वातीन के लिए बड़ा अहम है वो बात जानना। शायद उनको भी नहीं पता शायद कि मैं उनका जो तारुफ है वो ऐसा कराने लगा। शायद हलीमा भी शायद नहीं जानती कि तारुफ में उनका ऐसे कराऊंगा। जितनी भी दही आपने वो रखा हुआ था ना, सरप्राइज रखा हुआ था। जितनी भी दही इलाके की ख़वातीन है उनके लिए ये सेगमेंट बड़ा ये गेस्ट, ये मेहमान बहुत अहम है। जो घर बैठी ख़वातीन उनके लिए बहुत अहम है। हम कभी कभी कहते हैं कि रिसोर्सेज नहीं थे, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, हमें मौका नहीं मिला, हमें चीज़ें नहीं मिली, तभी हम आगे नहीं बढ़ सके। अब 21वीं सदी में जहाँ पे सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पे आप सब कुछ सीख सकते हैं घर बैठे, अगर आपको ये कहता है तो मैं मानने के लिए तैयार नहीं होता। बात है, एक मिसाल भी थी लेकिन बात बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए वो मिसाल मैं नहीं दूंगा। लेकिन एक पसमानदा इलाके से उनका ताल्लुक था। माजरत के साथ ये अल्फाज यूज़ कर रहा हूँ मैं। खैबर पख्तूनख्वा का एक गाँव था जहाँ से उनका ताल्लुक था। रिसोर्सेज उनके पास कुछ नहीं थे। मैट्रिक में उन्होंने पोजीशन हासिल की, यकीनन फिर इसके बाद आपको ये अंदाज़ा होगा कि फिर इंटरमीडिएट में तो उनको बहुत बड़े कॉलेज में दाखिला मिल गया होगा। नहीं, वो भी उन्होंने प्राइवेट किया, मास्टर्स भी किया, उन्होंने जब मास्टर्स कर लिया, ये सब कुछ करते हुए ये शाम की शिफ्ट में वो करती थी, सुबह में वो जॉब किया करती थी। कभी कभी बस 11 बजे जो है वो उनकी घर पहुंचा करती थी। और यकीनन एक औरत के लिए बड़ा मुश्किल होगा। और ऐसे इलाके से आना जो खैबर पख्तूनख्वा का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस डिफरेंट है, कल्चर डिफरेंट है। अभी वो लेक्चरर है एक निजी यूनिवर्सिटी में, ना कि सिर्फ ये एक निजी इदारे में कंसल्टेंट भी हैं, ट्रेन भी करती हैं। आइल्स जो कि बाहर जाने के लिए आप एक इंग्लिश का लैंग्वेज का कोर्स करते हैं, उसके लिए भी वो सिखाती हैं। फरीबा अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो वेरी मच फॉर अ वेरी डिटेल्ड मतलब शायद इतना कुछ मुझे भी नहीं पता था कि आपने बड़ा अच्छा रिसर्च किया है, बिकॉज जो मैंने शायद अपनी वो दी थी डिस्क्रिप्शन, उसमें इतना तारुफ डिटेल नहीं था। अच्छा, मुझे ये बात जब की होगी तो कहीं ना कहीं वापस पीछे चली गई होंगी, आंखों में वो आंखें भर आती है, क्योंकि वो फरीबा जो कि एक घर में जहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं थी, जहाँ रिसोर्सेज नहीं थे, कुछ भी नहीं था, और उसने कहा कि नहीं अब पढ़ना है, पढ़ के दिखाना है और करके देखना है। आज आप नंबर ऑफ शो से मैंने आपको देखा, आप बैठी हैं। आज ये बातें सिर्फ इसलिए की कि मैं प्रोफाइल आपकी नहीं डिस्कस करने का मकसद था। मकसद ये था कि जो घर बैठी है, जिनको लगता है कि यार नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, बच्चे हैं, शौहर है, पैसे नहीं है, ये सारी वजहें बिल्कुल ठीक है, अभी मानी जाती है, आप एक्सेप्ट करती हैं इनको? वेल हर बंदे के जो हालात वाक़यात होते हैं वो ज़रा मुख्तलिफ होते हैं, तो थोड़ा सा जेनेरिक आंसर देना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हाँ, वही वाली बात है ना कि जैसे हम कहते हैं कि वर्ड पॉसिबल इज विद इन इम्पॉसिबल, तो वही वाली बात है कि नामुमकिन में ही लफ्ज़ मुमकिन जो है ना वो है, तो आपने उसको निकालना है। तो जैसे आपने जिस जो है ना शो का हवाला दिया, जिसमें आपने ये कहा कि वो वुमेंस डे का एक शो था, मुझे याद है, जिस पे मैं इनवाइटेड थी,
रेडियो पाकिस्तान पे मैंने वो शो किया, और मुझे याद है कि उसमें यही बात बतानी थी कि मैंने अपनी ज़िंदगी को कैसे बदला, और मैंने वो पर्सपेक्टिव जो एक होता है कि मेरे पास उस तरह के मौके नहीं है या मेरी ज़िंदगी उस तरह से मुझे सपोर्ट नहीं करती है, तो मुझे अपनी ज़िंदगी में बस यहाँ पे स्टॉप करना है। तो मुझे मैट्रिक के बाद शायद ऐसे लगा था कि मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, आउटस्टैंडिंग, वेरी आउटस्पोकन, वेरी वोकल, लेकिन शायद उसके बाद मुझे ऐसा लगा था कि नहीं, अब यहाँ पे जो है ना मुझे एक फुल स्टॉप देना है, रुकना पड़ेगा। हाँ, रुकना पड़ेगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे रुकने वाला तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है, हालात मुश्किल हैं, शायद उस वक्त इतने फेवरेबल नहीं थे। एज मे बी अ स्टूडेंट ऑफ 15 ईयर्स, 15 साल की लड़की जब मैट्रिक करके निकलती है, तो उस टाइम मुझे ये लगा था कि मेरी सारी जो जितनी भी मेरी साथ की मेरी दोस्ती थी, सब कॉलेज जा रही हैं, उनका अपना एक टाइम है, और मेरे लिए बड़ा मुश्किल था जॉब करना और फिर ट्यूशन्स पढ़ाना और फिर उसके बाद अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करना, बट आई टुक द चैलेंज। एंड मैं इस बात को बड़े फ़ख्र से इस शो पे कहती हूँ कि मैं अगर आज अभी मुड़ के देखती हूँ तो ठीक है, आपका वक्त मुश्किल होता है, लेकिन जब आप याद करते हैं तो फिर देन यू फील योरसेल्फ दैट यू हैड डन इट एंड यू मेड इट। क्या बात है। तो मैं बहुत फील करती हूँ ये कि बहुत सारी चीज़ें, जिस तरह हुमायूं ने भी कहा कि उनका जिक्र करने का मकसद सिर्फ ये होता है कि किसी को शायद हम इंस्पायर कर दें, जो स्क्रीन के उस तरफ बैठे हैं उनको शायद हम ये बता दें। जो आपने कहा ना कि 15 साल की लड़की ने ये सोचा कि अब यहाँ रुकना पड़ेगा, वो भी शायद ये सोचती हैं कि अब इतने पीछे बैगेज हमने डाल लिए हैं कि अब यहाँ रुकना पड़ेगा। तो वो ना रुकने की जो चीज़ है कि नहीं, यहाँ नहीं रुकना और उस बैगेज के साथ चलना है। मैं ये नहीं कहूँगी कि उस बैगेज को आप उतार के वहाँ रख दें, फेंक दें और अकेले चलना शुरू कर दें, नहीं, उस बैगेज को भी लें और उसके साथ चलना शुरू करें। बेशक आहिस्ता आहिस्ता चलें, लेकिन कहीं पहुँच जाएंगे, एक टाइम आएगा। किस तरह से ये बेबी स्टेप्स लेने चाहिए और क्या चीज़ है जो उस वक्त आपको हेल्प करती है? फैमिली होती है, फ्रेंड्स होते हैं, आपका अपना कॉन्फिडेंस होता है, क्या चीज़ है जो अगर आपके पास है तो आप आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे लेकिन पहुंच जाएंगे मसले तक? देखो, एक चीज़ जो होती है ना, खुद पे यकीन सबसे बड़ी बात है। फैमिली, दोस्त, हालात, वाक़यात, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना, इनका जब हम जिक्र करते हैं तो इसको फिर हम ज़रा डिफरेंटली टैकल करते हैं। आपका खुद पे यकीन, जो आपकी अपनी ज़ात होती है ना, जो जब आप बिल्कुल ब्रोकन एंड शैटर्ड होते हैं और आपको ये पता होता है कि यार मेरे में बड़ा कॉन्फिडेंस है, मैं ये कर सकती थी, मैं इसे बेहतर कर सकती थी, लेकिन मैं यहाँ पे बिल्कुल स्टक हो गई हूँ। लेकिन जब आप उठते हैं ना एंड देन यू थिंक कि नहीं, आई नीड टू फाइंड वेज आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज ऑब्स्टिकल्स, तो फिर आपने फिर डिसाइड करना है। और देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं इंटरनल। मैं हमेशा जब इवन एज आपने जैसे बताया कि मैं जो दरसो तदरीस के शोबे से मुंसलिक हूँ, तो अगर उसमें भी बात की जाए तो मैं अपने बच्चों को भी कहती हूँ कि इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट होती है इंटरपर्सनल। आपकी जंग आपके जहन के साथ, आपके दिल के साथ, आपने पहले इसको सेटल करना है, पहले आपने इसको समझाना है। एक्सटर्नली तो आपकी बाद में चीज़ें आती है ना, आपसे बात तो मैं बाद में करूँगी, पहले मुझे अपनी वो वाली जंग सेटल करनी है जिसमें मुझे मेरा दिल कुछ कह रहा है, मेरा दिमाग कुछ कह रहा है। पहले मेरा एग्रीमेंट इन दोनों के साथ होना चाहिए कि नहीं, मैं ये कर सकती हूँ। अगर एक्सटर्नली देखें, आपका ज़्यादा टाइम आपकी खुद के साथ होता है। बहुत सारी बातें, अगर मैं आपके साथ भी बैठी भी हूँ तो मेरे माइंड में बहुत सारी बातें चल रही हैं, तो अपने जहन को इस बात के लिए तैयार करना, अपने दिल को इस बात के लिए आमादा करना कि नहीं, ये जंग तुमने जीतनी है, तो और अपने कंटिन्यू करना। जिस चीज़ से फरीबा आपका ताल्लुक है तालीम के शोबे से, उसमें कहा जाता है कि उस्ताद किसी को बना भी देता है और बिगाड़ भी देता है। कभी कभी ऐसा भी होता है। उस्ताद पे बहुत डिपेंड करता है। जो स्कूल में पूछा जाता है ना कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, वो असल में आपका फेवरेट सब्जेक्ट शायद नहीं होता, वो उस्ताद के जो पढ़ाने का तरीका होता है, उनके साथ आपकी केमिस्ट्री ऐसी डेवलप हो जाती है कि वो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगना शुरू हो जाता है। तो हम इस वक्त ये बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि कितना डिपेंड करता है कि एक उस्ताद जो बच्चे को पढ़ा रहा है वो उसके लेवल पे जाके पढ़ाए। आप हो सकता है कि अपनी एकेडमिक्स में बहुत अच्छी हूँ, आपने सब कुछ अचीव किया हुआ, आप PhD डॉक्टर हों, लेकिन जब तक आप अपने लेवल पे रह के बच्चे को पढ़ाएंगे और बच्चे का लेवल ये है, तो वो बहुत डिफरेंस आ जाएगा और बच्चे को कुछ समझ नहीं आएगी। वो कोप अप करना कितना ज़रूरी है ताकि बच्चे की ज़िंदगी आगे अच्छी बन सके। देखो हलीमा, ये बात जो आपने कही ना, ये बहुत इतनी एक कहते हैं गहरी बात है कि उस्ताद के बारे में, जैसे आपने कहा ना कि आप सब्जेक्ट को पसंद नहीं करते, आप अपने उस उस्ताद को पसंद करते हैं, और यही बात होती है उसका पढ़ाने का अंदाज़, उसका रवैया, उसका अखलाक, लेन देन, मामलात, और मुश्किल हालात में आपके साथ उसकी टैकलिंग। वही वाली बात है, इंसान रहे ना रहे, उसका अखलाक रहता है। आप में हमें से हर इंसान अपने कुछ उस्ताद, कुछ अपने उस्ताद किराम है जिनको हम याद रखते हैं, और कुछ को ज़रूर याद रखते हैं, लेकिन इसलिए याद रखते हैं कि वो हमारे लिए मे बी एक टफ स्पैन ऑफ टाइम में उन्होंने शायद हमारे लिए बहुत बुरी यादें छोड़ी।
तो ऐसा ज़रूर होता ऐसे ही। है। तो बच्चे जो होते हैं ना, जो हमेशा आपने जो एक बात कही है, मैं एक इंसिडेंट भी कोट करूँगी। हमारी पिछले दिनों किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी इदारे के साथ मैं मुंसलिक थी, वहाँ पे हमारी एक मीटिंग हो रही थी। तो हमारे सारे उस्ताद कराम बैठे हुए थे। तो हमारे जो साहिब इक़्तिदार हैं, उन्होंने बार बार ये कहा कि आज का बच्चा काबिल एतबार नहीं है। तो अंग्रेज़ी का एक लफ्ज़ है जो मैं यहाँ लेना नहीं चाहूँगी, आज का बच्चा जो है ना बहुत ही ख़राब है, आज का बच्चा ऐसा है। अगर बच्चे को ये समझते हैं कि बच्चा आप पे एतबार करता है या बच्चा आपसे मोहब्बत करता है, तो ये गलत है। अच्छा, मैं काफ़ी देर तक सुनती रही। उसके बाद मैंने सिर्फ एक बात कही कि सर, आज का बच्चा कल का उस्ताद, हम भी कल के बच्चे थे, आज के उस्ताद हैं। तो मसला ये है कि वक्त के साथ चैलेंजेस ज़्यादा हो रहे हैं। आज का बच्चा बहुत कॉम्प्लेक्स है। हमारे पास इतना एक्सपोजर नहीं था इंटरनेट का, हमारा रिसर्च इतना नहीं था, हमारा विजन इतना एक्सपांडेड नहीं था, हम उतनी चीज़ें आगे नहीं देखते थे। आज का बच्चा बहुत प्रिपेयर्ड आता है। एज उस्ताद आपके लिए चैलेंजेस ज़्यादा हैं। अगर आप क्लासरूम में जाएं तो आप वाली बात है कि आपकी PhD डिग्री डिफाइन नहीं करती है आपकी सलाहियत या आपकी काबिलियत। जो चीज़ करती है कि आप उस बच्चे के लेवल पे उसको समझ रहे हो। और एक आज का बच्चा बहुत चैलेंजेस लेके आ रहा है, साइकोलॉजिकल है, इमोशनल है, फाइनेंशियल देख रहा है, स्प्लिट फैमिलीज़ को देख रहा है। हो सकता है वो जिस फैमिली में रह रहा हो कि अम्मी अबू की बिल्कुल ना बनती हो, आपको क्या पता वो किस ट्रॉमा से आ रहा है। सबसे बड़ी बात ये कि हमारे दौर में चीज़ें बहुत, दोस्तों के साथ जाना, खेलना, कूदना, घर आना, टोटल यही चीज़ें होती थी। आज का बच्चा, मैं स्क्रीन पे ये बात कहना चाहूँगी, मोहब्बत में भी पड़ जाता है। 14, 15, 16 साल का बच्चा इमोशनल ट्रॉमा। लेकिन इस मोहब्बत का कुछ बच्चे नाजायज फायदा भी उठाते हैं। वो एक रेड लाइन होती है, वो रेड लाइन को कैसे क्रॉस नहीं कराना और उससे पीछे रहना है, इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे लेंगे कॉलर। कशफराना हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आपके कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। मैं प्यारा हूँ। हलीमा ठीक? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा ना खास्ता। और हमायूं, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप काइंडली थोड़े से हलीमा को भी सवालात करने दिया करें। सारा कुछ तो आप ही पूछ लेंदे हो, बेचारी इतना लगता मेहमान आई है। जरा सा गैस क्यों बुलाया? ये हम पूरा दिन यही सुनते रहते हैं। ये मुझे लगता है कि हुमायूं के जो जानने वाले हैं वो मेरे बारे में ये कहते रहते हैं, और मेरे जो जानने वाले हैं वो हुमायूं, हालांकि जानने वाले नहीं है, आप लोग तो मोहब्बत करते हैं। लेकिन ये आज ही हुमायूं मुझे बता रहे थे कि उनको भी ये कॉम्प्लीमेंट किसी ने मेरे बारे में दिए, जो कि मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत है। और हम लोग पता है एंजॉय करते थ्रू आउट शो, और हमने कभी महसूस नहीं किया कि हलीमा ज्यादा बोल रही है, मैं कम बोल रहा हूँ, ये कर रहे हो। हमें तो बड़ा मजा आता है आप लोगों से बातें करते हुए। खानदान में होता है ना, किस दिन किसी को बोलने का बड़ा दिल कर रहा होता है, उसके बाद बड़ी कहानियां होती हैं, किस दिन किसी के पास होती हैं, जैसे आपके पास हर रोज होती हैं। तो बताएं। नहीं, कल मेरे पास नहीं ना आई थी, कल मैं डाल थी, आज मैं ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चले शुक्र है। क्या आज सवाल कैसी करेंगी? तबीयत है? हाँ जी, मेरा सवाल है आपके गेस्ट से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, मेरी भांजी है और वो प्लेयर है क्रिकेट की, माशाल्लाह बहुत अच्छा खेलती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी खेलती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसके घर वाले ज़रा कंजर्वेटिव हैं, तो वो अब उसको घर वाले, उसके चाचा, ताया, दादा, वो सारे अब उसको रोक रहे हैं कि तुमने खेलना नहीं है। वो बच्ची खेलना चाहती है। मेरा सवाल आपसे ये था कि हम किस तरह उसके घर वालों को मोटिवेट करें कि वो उसका फ्यूचर ना बच्ची का तबाह करें। तो वो बच्चे आगे, उस घर में मुझे लगता है घर में बैठ के बच्चों की सलाहियतों को जंग लग जाता है। जो बंदा जिस चीज में बेस्ट है उसको वो करना चाहिए। आप ना मोटिव, मैं आपको इसका सवाल का जवाब भी देता हूं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि आप कुछ कहें, मेरी बात से अगर आप मुत्तफिक हुई तो मुझे बताइएगा। मेरा नहीं ख्याल कि इनको कोई कोशिश करनी चाहिए मोटिवेट करने के लिए। अगर उस लड़की को असल में शौक है तो उसको ये हमें अपने कल्चर के मुताबिक चीज़ें करने की मुझे लगता है आदत डालनी चाहिए। उसको कन्विंस करना चाहिए अपने वालिदैन को इस लॉजिक के साथ। मैं मान नहीं सकता कोई माँ बाप आपके इतने सख्त हो जाते हैं, इतने वो रिजिड हो जाते हैं कि वो आपकी बात ना माने। आप कोई ना कोई ऐसी चीज़ें लाएं, टेबल पर लाएं, आप कोई कमिटमेंट करें, कोई डील करें, हो जाएगा। उस लड़की को कोशिश करने दें, मेरा तो ये ज़ाती ख्याल है। आप क्या कहती हैं? आपका तो इस शोबे से ताल्लुक़ भी है, बच्चों से डील करती हैं आप डेली। हुमायूं, आपकी जवाब को मैं बिल्कुल इस मिसाल के साथ दूंगी कि मेरी माँ हमेशा ये चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं, और मेरी माँ ने यही इम्प्लीमेंटेशन मेरी बड़ी बहन और मेरी छोटी दोनों बहनों के लिए रखा। लेकिन मैंने शुरू से ये बात टेबल पे रखी कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना, क्योंकि मुझे डॉक्टर नहीं बनना, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं है। मैं ह्यूमैनिटीज़ पढ़ सकती हूँ, मैं आर्ट्स पढ़ सकती हूँ। अब आप वाली बात बिल्कुल सही है कि पेरेंट्स, बेशक उनका एक रोल होता है, और हमारा जो कल्चर है या जो हमारी सकाफत है, हमारी रवायात हैं, बहुत खूबसूरत है। हम इसको बिल्कुल इसका कोई कंपैरिजन नहीं है, और हमें चाहिए कि हम इसी के मुताबिक इसी से अपनी चीज़ों को अलाइन करके आगे लेके जाएं। फिर दूसरी बात ये है कि बच्चा
क्या ला सकता है टेबल पे या बच्चे के टैलेंट पे है। ये उसको ज़रूर अपने पेरेंट्स में इतनी कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए। और वालिदैन बाय द एंड ऑफ द डे, आपका मज़हब कहता है, कुरान पाक कहता है वालिदैन को उफ ना कहो। इसका ये मतलब है कि वालिदैन को अल्लाह ने बहुत ऊंचा मकाम दिया, बहुत बड़ा मकाम, ठीक है। और ऐसा नहीं हो सकता वो आपके खैर ख्वाह ना हो, ऐसा नहीं हो सकता वो आपसे मोहब्बत ना करते हो, ऐसा नहीं हो सकता कि वो आपका बुरा चाहते हो। तो इसका ये मतलब है अल्टीमेटली वो जो चाहते हैं वो आपके लिए अच्छा चाहते हैं। अब आपका काम ये बनता है कि आपकी ख्वाहिशात, आपके मकासद, आपके नज़रियात, आप उसको टेबल पे कैसे लेके आते हैं, आप उनके सामने कैसे प्रेजेंट करते हैं। हलीमा, कभी कभी आपने देखा है बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं, लेकिन जब उनको दिखाया जाता है, उनके माँ बाप मिसाल देने का बड़ा हमारा रवाज है, माँ बाप मिसाल देते हैं, उसके बच्चा देखा है तुमने, वो माशाल्लाह कहाँ से कहाँ पहुँच गया, आपने उसकी यूनिवर्सिटी देखी है, उसके बाप ने उसको ये लेकर दिया है, उसके बाप ने उसे ये लेकर दिया है। हम लोग अक्सर इस मवाजने में आ जाते हैं कि नहीं, उससे अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ है तब वो कामयाब है, वो हार्वर्ड में पढ़ गया, वो बाहर चला गया इसलिए उसके माँ बाप ने उसे गाड़ी लेकर दे दी। क्या ये जो पैमाने हैं, ये अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना, क्या कामयाबी का रास्ता यही है कि वो भी तो कामयाब हो सकता है जो घर बैठे, जिसने सारी तालीम हासिल की और उसने पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अगर मैं बिस्मा सोलंकी की बात करूँ, वो एक आम स्कूल में पढ़ती रही, पब्लिक सेक्टर स्कूल में पढ़ती रही हैं। पता नहीं कुर्सियां होती भी होंगी वहाँ आज पे, नासा ने जिस बुलाया स्कूल में उसको। वो है आप या नहीं जितने है। लीडर्स ले लें, आप जितने हमारे लीडर्स ले लें, बहुत अगर आप जो स्टार्ट वाले, वो टाट वाले स्कूल में टाट पढ़े, के स्कूलों में पढ़ते ठीक हैं, है, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल इससे तो ठीक कोई है। ताल्लुक नहीं है उसका। क्या आप मानती हैं इस बात को? नहीं, देखिए हुमायूं, अच्छे स्कूल का ज़रूर ताल्लुक होता है कि आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी बिल्डिंग, महंगे स्कूल का नहीं, अच्छे स्कूल, महंगे स्कूल का। और आई एम सॉरी, वही वाली बात है कि दर्स व तदरीस के शोबे से मुंसलिक हूँ, ट्रेनिंग्स करवाती हूँ, तो मैंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी है कि हमने ये सोचा कि जितने स्कूल में शशका ज़्यादा होगा, शायद वालिदैन कंसिडर करते हैं कि वो स्कूल बहुत अच्छा है। आप ये नहीं देखते कि उसके स्कूल में आपके बच्चों की किरदार साजी कैसे हो रही है, ठीक है, उनका अखलाक कैसे काम कर रहा है, उनके साथ सबसे बड़ी बात कैरेक्टर बिल्डिंग कैसे हो रही है, और उन बच्चों के साथ जो कंपनी है, क्या वो बच्चे जब वहाँ से निकलेंगे, क्या वो मुआशरे के मुफीद कारकुन बन सकेंगे, या मुआशरे का एक मुफीद जो है ना, वो कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, हिस्सा बन सकते हैं या नहीं बन सकते। तो सारी बात ये होती है कि इदारे डिफाइन नहीं करते हैं ना, इदारे आपको जो है ना कुछ बनाते हैं। और पर्टिकुलरली अगर आप इसको मटीरियलिस्टिक अप्रोच से ये कहते हैं कि अच्छी कुर्सियों पे बैठने से और या एसी वाले एनवायरनमेंट में बैठने से, या सिर्फ अंग्रेज़ी के कुछ अल्फाज बोलने से आपकी किरदार साजी होती है, या आप मुआशरे में बहुत कामयाबी हासिल करते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे आपने खुद अभी कोट किया कि नासा में जिसको बुलाया गया है उनका क्या बैकग्राउंड है, या हमारे जितने भी बड़े बड़े जो है ना जितने भी स्कॉलर्स हैं, मुफक्किर हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने किस किस्म के तालीमी इदारों से पढ़ा, जिन्होंने हमारे मुआशरे में नाम बनाया, जो आगे आए, उनकी जब भी आप तारीख उठा के पढ़ते हैं तो आप ये देखते हैं कि बहुत मुश्किल हालात में उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। तो ये बात नहीं होती है कि आप ये कहें कि अगर मैं अपनी मिसाल भी दूं तो मैंने भी बिल्कुल ही एक जो है ना नॉर्मल से प्राइवेट स्कूल से पढ़ा इनिशियली, लाइक मैंने अपना मैट्रिक जब किया, उसके बाद तो मैं कॉलेज नहीं गई, उसके बाद यूनिवर्सिटी मैंने अपनी प्राइवेटली की। तो ये बात नहीं होती कि इदारे आपके बच्चे को कामयाब बनाते हैं, कामयाबी बनाने में वालिदैन और ख़ुद बच्चे की अपनी ज़ात कोशिश का अमल दखल होता है। अच्छा फरीबा, बहुत सारे आपने खुद ये बात कही कि शायद पढ़ाई का मेयार ना हो लेकिन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है। बिल्कुल। मुझे मैं थोड़ा सा इस पर डिसएग्री करूँगी, आप मुझे थोड़ा समझाने की कोशिश कीजिएगा। हमारा जब हम बच्चे थे तो इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम और प्राइवेट स्कूल्स हुआ करते थे, लेकिन इंग्लिश मीडियम में और प्राइवेट में इतना फ़र्क नहीं होता था। उर्दू मीडियम थोड़ा डिस्टेंस पे थे, लेकिन प्राइवेट और इंग्लिश मीडियम में फ़र्क नहीं समझा जाता था। आजकल हम ये देखते हैं कि दोस्तियाँ भी इस मयार पर हो रही हैं। हालांकि हमारे ज़माने में कहा जाता था कि बच्चों की जो दोस्तियाँ हैं वो इस मयार पर नहीं होती कि कौन कितना अमीर है, कौन कितना, इन चीज़ों पर नहीं होती। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि दोस्तियाँ भी इसी मेयार पे हो रही हैं। फ़लाँ के पास फ़लाना टैबलेट है तो हमें क्यों नहीं लेके दिया, फ़लाँ के अम्मी अब्बू ने उसको PS4 ले दिया तो हमें क्यों नहीं लेके दिया। इन चीज़ों का मुकाबला अभी से शुरू हो गया है। आपको क्या लगता है कि ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो रहा है या ओवर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कहीं ना कहीं हो रही है? क्योंकि ना उन बच्चों को ये तमीज़ है कि उन्होंने बड़ों से कैसे बात करनी है, ना उन बच्चों को ये तमीज़ है कि जब दो बड़े बात कर रहे हो तो आपने बीच में कूदना नहीं है, ना उन बच्चों को ये तमीज़ है कि जब आपके पास आके कोई बड़ा खड़ा होगा और कमरे में कुर्सियाँ कम हो रही हैं तो कहीं ना कहीं आपने उठ जाना है कि आप यहाँ बैठ जाए, मैं तो बच्चा हूँ, कहीं भी जाके एडजस्ट कर लूँगा। ये कॉन्फिडेंस है या ये ओवर कॉन्फिडेंस है? डिफरेंस क्या है?
नहीं, इसको कॉन्फिडेंस तो नहीं कहा जा सकता। इसमें थोड़ा थोड़ा आई एम सो सॉरी, मैं पेरेंट्स को भी इसके लिए आई विल बी होल्डिंग देम रिस्पॉन्सिबल कि कहीं ना कहीं आपने ज़रूर ये दिखा, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि सिर्फ इदारे में एसी लगे होने से या उस्ताज़ा की अंग्रेज़ी बोलने से या कुछ बच्चों की अंग्रेज़ी बोलने से या कुछ बच्चों के ए स्टार आने से आपके बच्चे की किरदार साजी नहीं होती है, ना ही उसका इखलाक जो है ना वो जो है ना उजागर होता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात होती है कि आप जिस इदारे में अपने बच्चे को भेज रहे हैं, आप थोड़ी सी रिसर्च करें कि उस बच्चे में उस इदारे में किस किस्म की तालीम दी जाती है। देखें, जैसे हुमायूं ने बात की है और मैं उनकी बात सेकंड करूंगी कि हम अपने कल्चर को वॉयलेट नहीं कर सकते, हम उसकी टेरिटरी से बाहर नहीं जा सकते। आपकी जो रिवायात, सकाफत, इक़्तिदार, ये जो सारी चीज़ें होती हैं, मजहबी हों, किसी भी तरह की हो, समाजी हो, ये आपकी जो सोसाइटी या मुआशरे की को डिफ़ाइन करती हैं और यही खूबसूरत होती है। हर मुआशरे की यही खूबसूरती होती है कि वो एक मुआशरे को दूसरे से मुख्तलिफ करती है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ मसला ये हो गया है कि हम ईस्ट और वेस्ट में ना बहुत ज़्यादा ना उलझ गए। हमारे ख्याल से कि अगर हम बच्चे को अंग्रेज़ी बोलेंगे, हमारा बच्चा अंग्रेज़ी बोलेगा अच्छे इदारे में, और फिर आई एम सो सॉरी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाना, अपने आप को ये बताना कि मेरे अच्छे कपड़े, मेरे ब्रांडेड कपड़े, मेरा अच्छा गैजेट, मेरी अच्छी कार, कुर्बानी पे यहाँ तक कि भी मैंने सुना, मैं जब मैंने प्राइवेट स्कूल्स के साथ भी काम किया तो उसमें यह था कि मुझे मेरी एक कॉलीग ने आके बताया कि मेरा भाई जो है ना वो अपने दोस्त के साथ इस बात पे भी कंपटीशन करता है कि हमारा बैल 3 लाख का है तो तुम्हारा जो है ना वो 2 लाख का है। मतलब इस हद तक कंपटीशन है, ये कंपटीशन है और इसमें कोई शक नहीं है कि इस किस्म के रवैयों से मुआशरे में जिस किस्म की सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी पैदा होती है, इसकी जो वो कहते हैं ना नताइज। मैं चाहता हूँ आप अपना थॉट यहीं पे होल्ड करें, सिर्फ इसको छोटे से अल्फाज में ये बयान कर दें। हम उस दौर पे क्यों आ गए हैं कि अगर मैं बाहर जब जाता हूँ, मैं अक्सर जब बाहर गया हूँ, वहाँ पे यकीन माने कंपटीशन होता है कि आपके पास कौन सी डिग्री, आपकी इंटर्नशिप कहाँ की है, आपका वो, आप कभी भी इस्लामाबाद, पिंडी के किसी भी रेस्टोरेंट में बैठे, कराची को मैं इस से निकालूंगा, लाहौर के रेस्टोरेंट में बैठे हैं, आप सिर्फ देखेंगे यहाँ पे बातें होंगी, हम किसी की बात कर रहे होंगे, उसकी बात कर रहे होंगे, हम प्रोग्रेसिव कभी आपको नहीं लगेगा, हम कोई बिजनेस के आइडिया के बारे में बात नहीं करेंगे, इसको कैसे प्रमोट किया जा सकता है, यहाँ से कोई डिग्री कर लेते हैं, यहाँ से कुछ और। हमारा वो सोसाइटी वो क्यों नहीं रहा? क्या वालिदैन वक्त नहीं देते? क्या हमारे 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 माशरे में हमने टिकटॉकर्स को मीडिया पे आके बिठा दिया है? क्या ये वजहें हैं कि हमने उनको स्टार बना दिया, उनको काम मिलना शुरू हो गया? तो हमें लगता है ओ रास्ता तो यही है। मैं आर्ट को बहुत पसंद करता हूँ, मैं कहता हूँ जो पढ़कर आए हैं नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट से, वो अगर आगे आए क्योंकि वो पढ़कर आए और उसकी तरह, लेकिन जो थिएटर में है, जो थिएटर में है, तालीम ली है, मुझे वो आर्टिस्ट से मुझे मोहब्बत है। लेकिन जो कल बैठ के टिकटॉक, आई एम सॉरी टू से मैं यूज कर रहा हूँ, जो नाचता रहा है टिकटॉक पे और वो जाके उसको काम मिल रहा है, तो मेरे पास तो मेरे नौजवानों को मिसाल देने के लिए फिर वही है ना, मीडिया पे तो वही बैठे हुए, सुबह सवेरे तो वो होते हैं, आप नहीं होते। हुमायूं, एक शेर यहाँ पे सुना, वो कहते हैं ना, हमने बड़ा सुना, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। ठीक है, तो हमने पढ़ने लिखने को नवाबी से जब जोड़ दिया, तो नवाबी का मतलब है कि मेरे पास पैसा है, इख्तियारात हैं, मज़े हैं, लग्जरी है, गैजेट्स हैं, गाड़ी है, सब कुछ है। तो आपने ये तो नहीं कहा पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे बाइखलाक बाकिरदार, आपने बोला ये, तो इसका ये मतलब है तो आपकी तो फाउंडेशन में मसला है ना। तो फिर जो नवाब बनने वाली हमारी कौम थी, आई एम सो सॉरी यू कोटेड, तो मैं इसको सेकंड करूंगी कि मेरे ख्याल से मेरे फ़ोन में कभी टिकटॉक नहीं था और मैं कभी टिकटॉकर, इसको आई एम सो सॉरी, बात स्टार का मतलब ये है कि आपका इखलाक किरदार उस तरह का है, मैं इसको फॉलो कर सकती हूँ। आपने सिर्फ डांस की बात की है, जिस तरह की ज़ुबान हमारे अक्सर यूट्यूबर्स इस्तेमाल करते हैं और आज जिस तरह की गाड़ियों में वो घूमते हैं, मैं हैरान होती हूँ कि आपके बच्चे उनकी जुबान को सुनते हैं और उस तरह की जुबान को इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे मीडिया का किरदार भी आप दिखाएं कि हम लोग उन्हीं को सुबह सवेरे बुलाते हैं। अच्छा, बहन के कपड़े पहने थे, ओ अच्छा, ये चीजें ये दिखानी है आपने। हुमायूं, ये एक छोटी मिसाल आपने मीडिया की बताई है, मीडिया में जंग है रेटिंग के, लेकिन आपके गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स ने कोविड के दिनों में टिकटॉकर्स को बुला के पब्लिसिटी करवाई। आप ये एग्जांपल्स, ये रोल मॉडल सेट कर रहे हैं अपने आने वाले बच्चों के लिए कि किरदार, इखलाक जो है, तालीम का कोई ताल्लुक नहीं है आपके रोल मॉडल होने में। सिर्फ और सिर्फ पैसा, मेकअप डिफाइन करता है कि आपने किसी के सामने प्रेजेंट होना है और तो आप कितने कामयाब हैं। बिल्कुल, आपने फिर जो तालीम का डिक्लाइन बताया ना, तालीम का डिक्लाइन किया। मैं अगर पढ़ रही हूँ, अगर मुझे सिर्फ ये सोचना है कि मैं पढ़ इसलिए रही हूँ, मैं ट्रेनिंग इसलिए करवाती हूँ कि मुझे पैसा कमाना है, तो फिर अल्टीमेटली मुझे तो पैसा टिकटॉक से भी मिल रहा है, यूट्यूब से भी मिल रहा है, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनका मैं यहाँ पे नाम तस्करा करना पसंद नहीं करूँगी, जहाँ से लोग पैसे कमाते हैं। तो आप मुझे बताइए कि उस किस्म का प्रोडक्ट, आई एम सो सॉरी, जब उस तरह की लड़की माँ
या उस तरह का मर्द बाप बनता है जिसका खुद ही किरदार तो नहीं माशरा है, क्या तो माशरा क्या प्रोड्यूस करेंगे? तो फिर आपकी जंग सिर्फ और सिर्फ क्या है? मटीरियलिस्टिक। मुझे सिर्फ पैसा कमाना है, क्योंकि मुझे अच्छी गाड़ी में घूमना फिरना है, अच्छी जगह पे वेकेशन करने जाना है, मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े। आई एम सो सॉरी, मेरा बच्चा क्या ड्रग लेता है, किस किस्म की कंपनी का हिस्सा है। हमारे वालिदैन तो इस चीज़ को भी देखते थे, क्या कहें हम पीसी इस्तेमाल करें तो हम क्या देखें? फरीबा मेरी बात सुन, हम थोड़ा सा इसको रिफ्रेश करने की कोशिश करते हैं। मैं पैसा कमाने के हम खिलाफ नहीं हैं, मैं इस प्लेटफॉर्म से ये मैसेज देना चाह रही हूँ कि हम खिलाफ नहीं है। बहुत ज़रूरी है पैसा एक बेहतर ज़िंदगी के लिए। मैं यहाँ पे एक ब्रेक लूँगी, ब्रेक से जब वापस आऊँगी तो इस हवाले से बात करेंगे कि दुनिया का जो सबसे इस वक्त ज़्यादा पेड इंसान है वो गूगल का CEO है, तो उसकी तरफ आप देखकर क्यों नहीं ये सोचते कि हमने यहाँ पहुँचना है और पैसा कमाना है? आप सिर्फ टिकटॉकर की तरफ ही देखकर क्यों सोचते हैं कि इस तक पहुँच कर मतलब जितना पैसा ये कमा रहा है उतना कमा लेना है? तो ये थोड़ी आपकी सोच है, उसके हवाले से फरीबा से बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं ना जाए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग। जी वेलकम बैक टू द शो। हम लोगों के साथ फरीबा मौजूद हैं और थोड़ी सी हम लोग इखलाकियात और तालीम के हवाले से बात कर रहे हैं कि जब हम अपने रोल मॉडल्स बनाते हैं तो हम उन लोगों को रोल मॉडल्स क्यों नहीं बनाते जो दुनिया के सबसे ज़्यादा पेड इंसानों में से एक हैं। गूगल के जो CEO हैं उनको हम अपना रोल मॉडल क्यों नहीं बनाते? उन्होंने किस तरह से वो वहाँ तक पहुँचे हैं, टाट के स्कूल में वो पढ़े हैं, किस तरह से उनकी बीवी ने उनका साथ दिया जब वो पढ़ रहे थे। बहुत यंग उम्र में उनकी शादी हो गई और उसके बाद वो दोनों सफ़र पे निकले और आज वो कहाँ है, कामयाब है। हम सिर्फ टिकटॉकर्स को ही रोल मॉडल क्यों बना लेते हैं कि क्योंकि इनको रातों रात इन्होंने कोई फजूल सा डांस किया और ये अमीर हो गए और इनको करेक्टर भी मिलना शुरू हो गया, उनको हम क्यों बनाते हैं? हमारी भी थोड़ी प्रेफरेंसेस जो है ना वो खुदारा चेंज, पैसे की हवस है। पैसे की हवस है। फरीबा जब बचपन था हमारा तो हमें पैसे की हवस नहीं थी। अगर 5 रुपए की भी एक चीज़ कोई गिफ्ट कर देता था तो हमारे लिए वो गिफ्ट होता था, क्योंकि हम कहते थे कि गिफ्ट की तो कोई कीमत नहीं होती। लेकिन कंपैरेटिवली अगर आज के टीनेजर्स या बच्चों को भी देखा जाए तो बहुत पैसे सोचते हैं मुंह कि हाँ ये गिफ्ट इतना कीमती है इसलिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ इतने की है तो इसलिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो वही लोग हैं ना जो अब बड़े हो रहे हैं और पेरेंट्स बन रहे हैं, पेरेंटिंग क्यों नहीं ठीक कर रहे फिर? यार हलीमा देखो, जो आपका एक होता है ना मे बी प्रेफरेंसेस, बेटर प्रेफरेंसेस, वो बहुत चेंज हो गई है। ठीक है, पहले वालिदैन अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारते थे और उनका ज़्यादा फोकस ये होता था। अब मैं इस चीज़ पे तो नहीं चाहूँगी कि अब माएँ ज़्यादा काम करती हैं, क्योंकि मैंने बहुत माओं को जो वर्किंग लेडीज़ होती हैं दे मेक वेरी गुड मदर्स, बट एट द सेम टाइम हमें पता है कि इन्फ्लेशन जिस तरह से सर्च कर रहा है तो दिस इज़ द डिमांड ऑफ द करंट टाइम्स। बट पहले ये होता था कि लोग इन्वेस्ट करते थे बच्चों पर, उनके साथ वक्त गुजारते थे, स्पारा पढ़ाने का काम खुद होता था, कहानियाँ पढ़ते थे। अब थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि हम सब का जो पैराडाइम है ना या हमारा जो फोकस है वो चेंज हो गया, शिफ्ट हो गया। हाँ, तो देखो एक बच्चा जो होता है ना वो उसकी पूरी ज़िंदगी 2 हिस्सों में अगर डिवाइड की जाए तो आधी उसकी गुजरती है अपने इदारे में, इंस्टीट्यूशन में, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, और आधा टाइम वो अपने घर में गुजारता है। तो अब वो देखेंगे घर में अगर वो टाइम गुजार रहा है और घर में भी 24 घंटे यही बैटल है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, कमाओ। और मैंने अक्सर लोगों को, सॉरी हलीमा, ये कहते भी सुना कि फलां टिकटॉकर को देखा है, तुम भी कुछ करो, टिकटॉक से कुछ कमा लो। मैंने आई हैव सीन सो मेनी पीपल, कुछ भी करो। मैं यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा ऐड करूंगा, और इसमें मैंने बहुत सारे टिकटॉक्स देखे, मैंने कुछ ऐसे देखे जो कि एजुकेशन के लिए टिकटॉक को यूज कर रहे हैं। और अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें, एनालिटिक्स देखें, तो टिकटॉक में जो एजुकेशन वाले हैं वो अच्छा खासा कमा रहे हैं, पर क्योंकि हमने उसको हर चीज को गलत तरीके से इस्तेमाल करना है, हमारा वतीरा है कि हमने हर चीज को या फिर उसे बैन कर देना या गलत तरीके से इस्तेमाल करना। क्योंकि वजह ये है हलीमा कि वो आसान है। आपके लिए एजुकेशन में रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको पढ़ना पड़ेगा, पर वो हमसे होता नहीं ना। हमने तो सिर्फ ऑन करना है और हमने कुछ करके दिखा, किसी के लिपसिंग करना शुरू कर देनी है, किसी के डायलॉग पे। और मुझे एक चीज़ मैं आपसे चाहता हूँ आप बयान करें। एक डिफरेंस मुझे समझ नहीं है, यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक है, स्कूल में आपको बच्चे को टीचर समझा रहा है, ठीक है, बच्चे के तमीज़दार भी, आप स्कूल में कदम रखें एज अ गेस्ट, आपको एक ऑर्गेनाइज चीज़ नज़र आएगी। पहले स्कूल से कॉलेज में आएगा और कॉलेज यूनिवर्सिटी आएगा, आप बच्चों के बिहेवियर में एक कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, वो ऊपर से सर से वो उठ जाता है। तो इसका मतलब है कि आप जो चाहें, आई एम सॉरी टू से ये लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, जितने बदतमीज़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होते हैं मैंने आज आप अगर आपने देखा होगा, आप गुजर के जा रहे हैं,
आपको धक्का मार के वो गुजर जाएगा, चाहे आप उस्ताद हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने एक बात स्टूडेंट कह दी, आपको 10 सुनने को वापस मिलेंगी। ये क्यों? मुझे आज तक समझ नहीं है क्या हुमायूं, अगर एक थोड़ा इफ़ आई डिग अराउंड और यू नो गो इनटू द डेप्थ, देखें किसी भी मुआशरे का जो फाउंडेशन है वो ले करती है बहुत स्ट्रांगली ऑन द एजुकेशनल स्ट्रक्चर, फाइन। फिर वहाँ पे बात आती है कि आपकी पॉपुलेशन कहाँ फॉल करती है। हमारी 60% से ज़्यादा जो है ना बिलो द पॉवर्टी आपका जो बिल्कुल लाइन है वहाँ एग्जिस्ट करती है। फिर इसका ये मतलब है कि ये वो बच्चे हैं जिन्होंने जाना है गवर्नमेंट स्कूल्स में, ठीक है। आपने क्या किया, आपने एजुकेशन को अपने मकासद के लिए प्योरली कमर्शलाइज कर दिया। आपने उसको एक इंडस्ट्री बना दिया जो सिर्फ मटीरियलिस्टिक अपने एजेंडाज अटेन करती है। जो आपने एक बात कही ना कि व्हेन यू एंटर अ स्कूल तो आपको पूरा एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर मिलता है। मैंने प्राइवेट स्कूल्स के साथ बहुत अच्छा काम किया, लेट मी कोट दिस थिंग, तकरीबन 12 साल। फॉर 12 ईयर्स मैंने प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाया एंड वेरी गुड स्कूल्स जो वो आपके बहुत ए ग्रेड, बिल्कुल मायानाज इदारों में पढ़ाए। तो मैं आपके थोड़ा यहाँ पॉइंट से आई वुड नॉट डिसएग्री बट आई वुड ऐड इन टू इट कि ये जो आपको बहुत ऑर्गेनाइज नज़र आता है ना, उस ऑर्गेनाइज में भी देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आप नहीं समझ सकते। अगर बच्चा क्लास बंक करता है तो आप इसको कुछ नहीं कह सकते, आई एम सो सॉरी, आई विल से इट। कुछ ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे कहते हैं बच्चा स्मोक कर रहा है तो आप इसको करने दें। पॉइंट स्मोक का नहीं है, पॉइंट ये है कि हम उस वक्त जो एक बच्चे का एग्जैक्ट ट्रेनिंग वाला टाइम है उसकी क्या ब्रिंगिंग करें। उस्ताद को सिखाया जाता है, मयार अब कुछ और है। बच्चा बस अंग्रेजी बोल के घर आए तो अंग्रेजी बोल रहा है, कोई मसला नहीं है। अगर सिगरेट पी रहा है आपको ये बताया जाता है, आपको ये बताया जाता है कि अगर आप इंस्टीट्यूट को डिवाइड करें तो यू आर टेकिंग सैलरी, आप एम्प्लॉय हैं, वो हमारे यू नो दे आर द मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे पैसा इनकी आता है। वजह से हमारा इदारा चल रहा है। ये स्कूल्स में टीचर्स को बताया जाता है, सॉरी। तो फिर वो टीचर्स क्या करते हैं? मैं आपको बताऊंगा, मेरी एक दोस्त है, वो टीचर है और उन्होंने एक बच्चे को वो बार बार होमवर्क नहीं करके आता था, उन्होंने डांटा। उन्होंने एग्जाम्पल भी कोट की थी, उन्होंने डांटा। उन्होंने कहा कि बेटा आप जब आते हो आप डायरी से पेज भी फाड़ देते हो। उसको उनको टीचर प्रिंसिपल ने बुलाया और आपने कहा आपको पता है उनसे कितनी बड़ी डोनेशंस आती है हमें। और ये जो फुटबॉल ग्राउंड बनाया गया है ये उनके फादर के डोनेशन से बनाया गया है, तो आप जो है वो कुछ नहीं कहना है उनको। आप मुझे बताइए कि जब आप बच्चे को ऑलरेडी ये पता है कि हमारी वजह से इदारा चल रहा है तो वो बच्चे क्या प्रोडक्ट बनेंगे। और फिर जब हम यूनिवर्सिटी में जाके बच्चे को ये सिखाया जाता है कि बेटा अब आप बालिग हो गए हैं, अब आप क्लास लें ना लें आपकी मर्जी है, चॉइसेस आपकी अपनी है, तो फिर आप ये सोचें कि प्रोडक्ट तो आपने प्रोडक्ट की, जैसे आपने कहा कि असल में किरदार साजी तो एक पर्टिकुलर एज में होती है जब आपके घर वाले, आपकी अम्मी अब्बू सिर्फ इस एक ब्लाइंड रेस में लगे हैं, रिलेंटलेस रेस में कि हमने पैसा कमाना है। फिर जब वही बच्चा उन स्कूल से, उन इदारों से पढ़ के निकलता है जिसे हम ए ग्रेड स्कूल्स बोलते हैं, और वो जब जाता है तो वो साथ की क्यों इज्जत करेगा। ये बात याद रखिएगा कि यूनिवर्सिटी में वही बच्चा बदतमीज़ होता है, बद अखलाक होता है, बदजुबान होता है, बद किरदार होता है, इसकी फाउंडेशन खराब होती है। फरीबा, हम लोग जब भी अगर इसकी फाउंडेशन पे काम हुआ है ना तो आप यकीन मानिए कि बुनियाद अच्छी है, चाहे वो किसी भी इदारे में जाए, चाहे वो पियोन से बात करे, चाहे वो हाई अप से बात करे, चाहे वो टीचर से बात करे, उसकी नज़र, उसके रफ्तार गुफ्तार हर चीज़ इस बात की गवाही देते हैं कि हाँ ये एक ऐसे घर से, एक ऐसे इदारे से होके आया जहाँ पे इसकी अपब्रिंगिंग हुई है, इसकी ट्रेनिंग हुई है। फरीबा, हम लोग जब भी बात करते हैं बहुत प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, मैं थोड़ा सा चाहती हूँ हम किसी एक सॉल्यूशन की तरफ आएँ। आपको एक ऐसा पॉइंट बताएं कि हाँ ये करेंगे ना तो ये हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों को मैंने गलत बात बोलते हुए सुना है, और जब उन्हें कहा जाता है तो लोग आगे से कहते हैं कोई बात नहीं, घर में ही बोल रहा है ना। बात घर में बोलने की या बाहर लोगों के सामने बोलने की नहीं है। बात ये है कि पहले वो गलत सोच आपके दिमाग में आई, फिर आप उसको ज़ुबान पे लेकर आए। आज आप घर में बोल रहे हैं, कल आप महफिल में भी वो चीज़ें बोलेंगे, और जब आप घर में बोलते हैं तो अगर आपको वहीं कोई टोक दे कि आप ये गलत कर रहे हो तो शायद आपको वो डर पैदा हो जाए कि मैंने नहीं बोला। खाली टोकना इनफ नहीं है। आप उस बच्चे को तरबियत, वो इसे तरबियत कहते हैं। यही मैं कह रही हूं, आपने रोका है ना और आपसे पता है ये गलत क्यों है। आपने नहीं बोलना, आप इस तरह नहीं बोल सकते, कुछ भी इस तरह की चीज़ आप उसको समझाते हैं। कोई एक सॉल्यूशन अगर हम लेकर आएँ तो वो क्या होगा? पेरेंट्स अच्छी तरबियत करें, माशरा ओवरऑल जब तक चेंज होगा तब तक कुछ नहीं होगा, हमारा मीडिया पार्ट प्ले करे, कोई एक चीज़ क्या हो? देखो हलीमा, मैं हमेशा जब भी मैं किसी भी टॉक शो पे गई हूँ मैं हमेशा बात करती हूँ, चाहिए एक बहुत एक्सटेंसिव टर्म है। आपको ऐसी बात करनी चाहिए, आपको ऐसी बात करनी चाहिए, टिकटॉकर्स को ऐसा करना चाहिए, वालिदैन को ऐसा होना चाहिए, दैट्स नॉट सफिशिएंट। मुझे खुद को कैसे बदलना है, मुझे कैसे अपने आप को एज रोल मॉडल प्रेजेंट करना है, ये मैटर करता है।
मैंने आपको जैसे एक मिसाल दी ना कि हमारे इदारे के एक सरबराह ने सबके सामने कहा आज का बच्चा बहुत बड़ा डैश है। फाइन, डैश अब आप खुद फिल करें। आपने अपनी 35 उस्ताज़ा को ये कहा कि बच्चा तो है ही ख़राब, आप जिस तरह से उसको टैकल करें। आप ये क्यों नहीं समझ रहे कि वो बच्चा भी एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम से आ रहा है, वो किस इमोशनल साइकोलॉजिकल मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड को बैटल करके आ रहा है, वो आपके सामने बैठ रहा है। ठीक है, हम तो बड़े हैं ना, मैं समझ सकती हूँ कि हो सकता है उनकी स्कूलिंग अच्छी ना हो, लेकिन आप थोड़े अच्छे रोल मॉडल बन जाएं, आप थोड़ा उनके लेवल पे आ जाएं, आप उनसे बात कर लें। अगर आपको लगता है कि बच्चे में थोड़े मामलात ज़्यादा, मुझे याद है कि एक इंसिडेंट कोट करूँगी, मेरा एक स्टूडेंट था, मैं एक यूनिवर्सिटी निजी इदारे में मैं पढ़ाती थी, तो मेरा एक स्टूडेंट था, तो उसके कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज चल रहे थे, कोई स्प्लिट फैमिली थी, तो अक्सर क्लास नहीं लेता था। तो एक दो दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं क्लास में पढ़ा रही थी, तो नॉर्मली ऐसा हुआ कि मेरे इतने लंबे अरसे के करियर में तो ज़्यादातर बच्चे मुझसे आर्ग्यूमेंट नहीं करते, मैं भी कभी अपने आप को, मैं कभी उस लेवल पे आती नहीं हूँ, ना बच्चे कभी उस लेवल पे आए। तो हुआ ये कि वो बच्चा ना अक्सर क्लास में चला जाता तो दरवाज़ा ढस बंद करके, तो मैं ना रिएक्ट नहीं करती थी ना, तो बच्चे बड़े हैरान होते थे कि मैडम रिएक्ट नहीं करती हैं, कुछ भी नहीं कहती हैं। खैर बहरहाल पेपर हुआ, उससे पेपर भी अच्छा अटेम्प्ट किया, मैंने कभी उसके साथ ग्रजेस नहीं रखे, आई हैड ऑलवेज बीन वेरी काइंड टू हिम। खैर वो बाद में आया, जब वो उसने पास कर लिया, उसका ग्रेड थोड़ा लो था लेकिन उसने पास कर लिया, तो मैं कहीं से गुजर रही थी, तो उसका गुजर जब हुआ तो मुझे मिला, तो माशाल्लाह काफ़ी वो ठीक ठाक बड़ा Grown up हो गया था, ग्रोन अप था। मुझे कहता है कि मैम मैं आई वांट टू अपोलोजाइज, तो मैंने कहा अपोलॉजी फॉर व्हाट? मैम मैंने आपके साथ एक दो दफ़ा मिसबिहेव किया, तो मैंने कहा सो के बेटा होता है, आप लोग आपका यू नो फेजेस आते हैं। मैंने कहा आप ग्रोन अप हैं और आपका टाइम है, हो सकता है दे माइट भी। तो वो मुझे कहता है कि मैम फॉर द फर्स्ट टाइम किसी टीचर ने मुझे ऐसे टैकल किया, मुझे लगा था कि आप भी उतनी रिएक्टिव होंगी, तो आई वांटेड टू शो सी दैट आपका अहम रोल था जो उधर आपने अदा किया। फरीबा, आज आपसे बात करके बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी, उम्मीद है बहुत सारे लोग भी सीखेंगे। और आखिर में सिर्फ यही कहूँगा कि मीडिया को इल्तिजा है कि वो अपना रोल अदा करें, क्योंकि हम जो देखते हैं हम वही होते हैं, और मीडिया का, सोशल मीडिया का बहुत दौर है। खुदा के लिए उससे आपका अपना बच्चा भी ख़राब हो रहा है, उसका अपना भाई भी, बहन भी ख़राब हो रही है। हमने इस माशरे को खुद ठीक करना है। आए मिलकर इस मुल्क को बेहतर बनाते हैं, रियासतों पर वज़न डालना बंद करें, आए खुद इस पाकिस्तान को, इस मुल्क को, इसको बेहतर करते हैं। और यकीनन इंशाअल्लाह ताला मिलकर हम ज़रूर ये करेंगे। आज और नेटवर्क एक अपना छोटा सा पार्ट प्ले कर रहा है कि हम कम से कम इस शो में हम वो चीज़ें बातें करते हैं जो शायद इस माशरे के मसाइल हैं, और उसके फिर हल के बारे में बात करते हैं। आपका बेहद शुक्रिया कि आज आप आए हैं। एक उस्ताद की बहुत एहतराम है हमें, और हम गिव यू ऑल दैट रिस्पेक्ट वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला कल। मज़ीद हमारे साथ होंगे दो नए गेस्ट, और आपसे खबरें भी शामिल करेंगे, आपकी कॉल्स भी लेंगे। तब तक के लिए दीजिए हुमायूं और हलीमा को इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।